Hello, good morning. Avinash sir, Bharat sir, Mitali ma'am, Nilima ma'am, Nihar sir, Nilesh sir, Priya ma'am, कृष्णा सर, शीतल मैम, सोनल मैम, विजय सर, विंद्रा मैम। आवाज आ रही है क्लियर सबको? प्लीज कंफर्म। येतोय सगळ्यांना आवाज? हाँ आ रही है सर। हो ओके ओके येते. ओके, ठीक है। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आवाज क्लियर है सबको और स्क्रीन भी शेयर है। जस्ट अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया है और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट सर मेरे करना को है। पूछना था। हाँ अमोल सर। हाँ, यस बोलिए सर। हाँ सर, ये अपना लाइक 10:30 का जो ये बैच है, तो ये रिवीजन बैच एज इन सेंस लाइक नया ही बैच है ना? इज इट लाइक मतलब या फिर यस ये सर, ये दो तीन बैच ही होने होएगा? एंड यस बिकॉज यस सर, मैं ये मैं तो क्योंकि साढ़े साढ़े 10 को ही ज्वाइन कर रहा हूँ, तो हाँ हाँ कहीं हाँ। ऐसा ना हो कि मैं मतलब आप पढ़ा रहे हो और मतलब मैं मिस करता जाऊँ और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये नया बैच है। ऐसा तो नहीं है ना सर कहीं? नहीं नहीं, ये नया बैच है सर। ये थोड़ा सा लेट हो गया, 11 बजे स्टार्ट हो गया क्योंकि अच्छा वो एंड होने को आया है दूसरा बैच। तो उसमें थोड़ा अच्छा। क्वेरी सेशंस वगैरह होने के कारण ये थोड़ा सा 11 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। पर ये ठीक है। नया ही बैच, आप इसमें ही ज्वाइन करते जाइए, ठीक है। बेसिक से ओके रहेगा ये आपका। ओके सर। चलेगा, ओके। ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप स्क्रीन्स वगैरह शेयर है आपको, आवाज़ भी क्लियर आ रहा है। तो अभी हम बेसिक से देखने वाले हैं रिविजन्स की। शेयर मार्केट मतलब होता क्या है, शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती है, किस प्रकार से होता है शेयर मार्केट। तो हमने जो देखा है कि इसमें आपने सुना रहेगा शेयर मार्केट में क्या होता है, निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, या बैंक निफ्टी होता है, ऐसे नाम सुने हैं। और दूसरा आपने ये सुना है कि आज शेयर मार्केट बढ़ गया, शेयर मार्केट घट गया। तो ये होता क्या है, शेयर मार्केट बढ़ना, शेयर मार्केट घटना, ठीक है। तो वो हम समझ के लेंगे पहले। तो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सेबी के अंदर क्या होता है, पूरा शेयर मार्केट चलता है। तो शेयर मार्केट जो सेबी, जैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या है, हेड रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। आरबीआई का काम क्या है, बैंकों पे कंट्रोल रखना। वैसे शेयर मार्केट में जो है सेबी है, उसका काम है पूरे शेयर मार्केट पे नजर रखना। और स्पेशली ये नजर रखता है एनएससी और बीएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इसका ध्यान होता है। इसके अंदर एनएससी बीएससी के अंदर क्या होता है, ये दो एक्सचेंज है। अभी सेबी जो है उसको हम बोलेंगे मार्केट रेगुलेटर, ठीक है, मार्केट रेगुलेटर बोलेंगे सेबी को। और एनएससी और बीएससी को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम शेयर लेते हैं और पैसा देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। शेयर के बदले में क्या एक्सचेंज करते हैं, स्टॉक्स या शेयर्स। तो उसको एक्सचेंज बोलते हैं। तो निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों जो है वो है एक्सचेंज। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, एनी आइडिया? मुंबई में। यस, इंडिया में तो है ही, मुंबई में। दलाल स्ट्रीट करके आपने सुना रहेगा, मुंबई में वहाँ पे है। और एनएससी का ये दिल्ली में है, ठीक है। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ही मार्केट चल रहा था, पर बाद में एनएससी भी चालू हो गया, क्योंकि अगर एक मार्केट है और वो बंद हो गया या प्रेशर आ गया उस पर ज़्यादा, तो क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है मार्केट उस दिन के लिए। इसलिए अभी दो मार्केट पे इक्वल लोड होने के कारण एक ही सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं आता है। तो एनएससी और बीएससी अभी तो है दो, आगे चल के हो सकता है तीसरा भी खुल जाए, क्योंकि पहले एक ही था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चालू हो गया। अभी आगे चल के तीसरा भी हो सकता है, पर अभी कोई ऐसे कुछ प्लान नहीं है। दो ही सफिशियंट है इंडिया में। एनवाईएससी भी स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो वो एनवाईएससी और एनएससी अलग अलग है, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे अपने अपने कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज है। अभी हम आगे जाएंगे निफ्टी और सेंसेक्स पे, ये क्या होता है उसके पहले। हर एक कंट्री में तो स्टॉक मार्केट है, ठीक है। कुछ तो पर्पज रहेगा स्टॉक मार्केट चलाने का। तो क्या पर्पज है, एनी आइडिया किसी को? ये गवर्नमेंट चलाता है पूरा स्टॉक मार्केट। और इसका पर्पज क्या है? आप तो आए हो कि आपको शेयर खरीदना है, बेचना है, पैसा कमाना है। पर वो तो पर्पज नहीं हो सकता शेयर मार्केट का, वो तो आपका पर्सनल पर्पज है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। पर देश ने चालू किया तो इसके पीछे आपको पैसा मिले ये तो फायदा नहीं रहेगा, कुछ तो अलग इंटेंशन रहेगा, ठीक है। रेगुलेट, हाँ रेगुलेट करना है।
राइट, क्या लाना, हाँ कानून लाना, यस, पर एग्जैक्टली पर उसका पर्पज क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, वो तो रेगुलेटर कर रहा है पूरा, पर शेयर मार्केट चल रहा है, ये पर्पज क्या है? लॉकडाउन में सब बंद था, शेयर मार्केट नहीं बंद था, वो क्यों नहीं बंद किया? तो उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है शेयर मार्केट कोई भी हर एक कंट्री में चलता है, कोई कंट्री नहीं जिसमें शेयर मार्केट नहीं है, ठीक है? वो एक्सचेंजेस के नाम अलग अलग है, पर वो पर्पज क्या है कंट्री का, कंट्री को क्या फायदा है वो चलाने से, ठीक है? तो वो कंट्री को ये फायदा है कि शेयर मार्केट चलता ही इसलिए है कि कंपनी है, कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा तो कहाँ कहाँ से ला सकती है? एक तो पहला अपने जेब में जितना है उतना ओनर डाल देता है पैसा, फिर उसको चल लगता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, अभी उसको क्या है, बिजनेस बढ़ाना है, पुणे में है तो मुंबई में डालते हैं, बैंगलोर में डालते हैं, हैदराबाद में ऑफिस खोलते हैं, तो बिजनेस और बढ़ेगा, तो वो क्या करेंगे, और पैसा लाने का देखेंगे, बिजनेस एक्सपांड करना है, ऑफिस तो फुकट में तो नहीं होगा, पैसा ही चाहिए, पर हमने तो ऑलरेडी खीसे का डाला हुआ है, लोन भी कुछ लेके बिजनेस चलाया हुआ है, तो बैंक के पास गए तो बैंक बोलेगा आपने ऑलरेडी लोन लिया है तो आपको इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, और मिला तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ठीक है? तो कॉस्ट बढ़ेगा एक्स्ट्रा, पर पैसा मिलता नहीं है ज्यादातर, क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट 100-200 लाख नहीं होती है, वहां पे होती है 200-300 करोड़ रुपए, बड़ा बिजनेस करना है तो हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 200-300 करोड़ बैंक तो नहीं दे रही है, बैंक बोल रही है तो 5 करोड़ देना था मैंने दे दिया, अभी 200 करोड़ कहाँ से देंगे आपको, क्योंकि आपका स्कोर उतना नहीं है, सिविल स्कोर, ठीक है? तो फिर हम जाते रिलेटिव के पास, तो रिलेटिव इतना देगा क्या, नहीं, तो क्या ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन ही नहीं है, खुद का पैसा डाला, बैंक का भी डाला है, रिलेटिव ने से इधर उधर से 2-4 लाख जमा हो गए वो डाले, पर हमें तो 200 करोड़ चाहिए, तो फिर पैसा लाए कहाँ से? कंपनी को ये समस्या होती है, तो कंपनी बोलती है कि पैसा ला सकते हैं अगर हम लोगों को हमारे कंपनी में पार्टनरशिप दें, तो हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, हमें प्रोडक्ट बना के बेचना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए बड़ा प्रोडक्ट बनाना है तो बड़ा पैसा भी चाहिए प्लान डालने के लिए, तो वो पैसा लाए कहाँ से? तो वो सबसे आसान फिर इजी तरीका है, शेयर होल्डर, शेयर मार्केट में हम शेयर बेचेंगे, लोग इंटरेस्टेड वाले खरीदेंगे, उनको पार्टनरशिप मिलेगा शेयर के बदले में, इसलिए शेयरिंग बोलते हैं उसको, शेयर्स, शेयरिंग दे रहे कंपनी में, और उसके बदले में इनको क्या मिल रहा है, उनको मिल रहा है पैसा, कैपिटल्स, तो बिजनेस एक्सपांड के लिए जो पैसा चाहिए वो शेयर मार्केट से रेज होता है, वो पर्पज है शेयर मार्केट का, बिजनेस एक्सपांड होने के लिए। तो अभी बिजनेस एक्स वो कंपनी को पैसा मिल गया, तो अभी पैसा मिलने के बाद में क्या है, उसने शेयरिंग दे दिया उनको, तो अपने 52% या 60% अपने पास मालिक ने शेयर रख दिए और 40% बेच दिए, पूरा कोई भी बिजनेस बेचता नहीं है शेयर, जो शेयर मार्केट में आता है ना, आईपीओ आया, ये आया, वो आया, तो आईपीओ में एलआईसी का आईपीओ आया था तो लोग डर गए थे कि एलआईसी प्राइवेटाइज हो जाएगा, सब लोग शेयर, एलआईसी बेच रहे अपने शेयर, लोग खरीदेंगे तो लोग मालिक बन जाएंगे, पर एलआईसी सिर्फ 20% का हिस्सा बेच रही थी, 80% उसके पास है, ठीक है? कोई भी कंपनी पूरा 100% नहीं बेचती, तो 20% पैसा का ही फंडिंग किया, और 20% पैसे का वैल्यू था 24,000 करोड़, उतना पैसा जुटाया शेयर मार्केट से, 24,000 करोड़ एलआईसी को मिल गया, 20% शेयरिंग बेच के, स्टेक बोलते हैं उसको, 20% का स्टेक बेच दिया, ठीक है? तो कोई भी कंपनी पूरा स्टेक नहीं बेचती है, मालिक को अगर पता है बिजनेस बढ़ने वाला है तो वो क्यों पूरा आपको बेच के निकल जाए, वो उसने तो उसको बच्चे से बड़ा किया है ना उतना बना के, तो इसलिए कोई भी कंपनी पहले से चलती है, 10-20 साल से होती है, पर वो आईपीओ बाद में लाती है शेयर मार्केट में, तो जब कंपनी को लगता है कि शेयर देना और पैसा लेना उनसे, वो प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है और उसको पैसा लेना है लोगों से, उसको शेयर देना है, तो वो आईपीओ से लेके आएंगी, वो आईपीओ आता है, इसलिए बीच बीच में आपने सुना रहेगा आईपीओ आ गए, ये आ गए, वो रहता है फर्स्ट, पहली बार आ रही है कंपनी मार्केट में। सर एक अभी पूछना था हाँ हाँ कि जैसे कोई भी कंपनी के शेयर क्या नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स रहते हैं क्या? अभी समझ लो जैसे भाई हाँ के हाँ आईपीओ है तो कोई भी कंपनी समझ लो 5 लाख शेयर्स है, या हाँ एक हाँ हम फॉर एग्जांपल एक 1 लाख शेयर्स है, ऐसा कुछ फिक्स रहता है क्या? क्योंकि वो हम कंपनी के देखते हैं शेयर्स, कि हाँ आप 20,000 शेयर बेच रहे हैं या 30,000 शेयर बेचे जो है, तो कैसे एग्जैक्टली गॉट डिसाइड इट। होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स? हाँ, आपको वो शेयर फिक्स रहता है कि अभी वो कैसे है, आपको पैसा कितना चाहिए, 200 करोड़, तो उसके लिए कितने शेयर बेचने पड़ेंगे, ज्यादा, आपको चाहिए 85 करोड़ तो आपको शेयर बेचने पड़ेंगे कम, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है मुझे कितना पैसा चाहिए। दूसरी चीज, फिर मैं तो जाके लिस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा 5,000 करोड़ चाहिए, तो थोड़ी कोई देगा, वो क्या होता है, लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल आपके सबमिट हो जाते हैं,
वो फाइनेंशियल के हिसाब से आपको, जैसे आप बैंक में चले गए आज और मैं बोल रहा हूँ बैंक को 100 करोड़ दे दो पर्सनल लोन, देगी क्या? नहीं। वो क्या करेगी, रिकॉर्ड निकालेगी, फाइनेंशियल इनकम कितना है उसके बेसिस पे देखेगी इतना अमाउंट अप्रूव हो रहा है आपका। सेम कंपनी का भी वैसे होता है, इतना ही अप्रूव हो रहा है आपको, उससे ज्यादा लिमिट आप मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। मैं तो एग्रीड सर, मैं एक हाँ टेक्निकल हाँ चीज कि कोई कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, अभी जैसे रिलायंस है, हाँ 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 तो ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो इसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे मतलब इन टोटल? तो हाँ। ये कुछ फॉर्मूला है उसका क्या फिर? नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ शेयर आपको जब आईपीओ आता है तो वहां पे कैसे है, आपको चाहिए 200 करोड़। तो आपने अगर 200 करोड़ में कैसे है, अगर शेयर 500 का बेचा तो कम शेयर आ जाएंगे, पर वही 500 के जगह आपने शेयर की प्राइस ही 50 रुपए रखा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर बिक जाएंगे। तो हाँ वो ऐसे हाँ। फिक्स नहीं है। और दूसरी चीज, जब आपका शेयर्स आता है मार्केट में तो इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। स्टॉक स्प्लिट हो गया तो शेयर और बढ़ जाते हैं। बोनस देना, बोनस दिए तो और शेयर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही शेयर रख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा शेयर्स हो जाएंगे, बहुत कम शेयर हो जाएंगे, पर आपको वो एग्जैक्ट काउंट निकालना है। तो आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल वेबसाइट पे कंपनी का मार्केट कैप होता है। वो मार्केट कैप कितना है, जैसे नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ है 500 करोड़ की, तो हाँ। 500 करोड़ को डिवाइड बाय करंट शेयर प्राइस करो, कितने नंबर ऑफ शेयर है उस कंपनी के, वो आपको लिस्ट हम्म। मिल जाएगा। ठीक है। पर आपका जो क्वेश्चन था कि मुझे कितने शेयर्स होते हैं, वैसे कोई लिमिट नहीं है, कम रखने के भी या ज्यादा रखने के। ठीक है सर। ओके ओके, मतलब नेट वर्थ से डिसाइड होता है कि कितने शेयर्स बेचने हैं, और इससे आई गॉट एग्जैक्टली। इट समझा। यस यस, उसका वैल्यू, नहीं तो कोई कितना भी डिमांड करेगा, वैसे हाँ थोड़ी हाँ। देंगे। उसका रिकॉर्ड देखा जाता है 5 ईयर का फाइनेंशियल, वो असेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट के बेसिस पे उसका कितना स्ट्रांग है उस पर उतना स्ट्रांग अमाउंट मिलता है, अप्रूव हो जाता है। जैसे जो ओके। बिजनेस कर रहा है उसका आईटीआर देखा जाता है, बैलेंस शीट, उसके बेसिस पे लोन देते हैं उसको। से भी अप्रूवल करता है। इसके पहले मर्चेंट बैंकर के पास हम कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरा आईपीओ लाना है तो मुझे तो पता नहीं शेयर मार्केट की चीजें, सपोज किसके पास जाना है, क्या करना है बिजनेस वालों को। तो बिजनेस वाले क्या करते हैं, मर्चेंट बैंकर जो है एक्सिस डायरेक्ट, एचडीएफसी डायरेक्ट या कार्वी कंप्यूटराइज, ऐसे अलग अलग मर्चेंट बैंकर है जो बैठे हैं, बीच में कमीशन लेंगे। आपको पूरा शेयर मार्केट में लिस्टिंग कराने से, शेयर अलॉट करने से, आपके अकाउंट में पैसा डालने तक सब करा के देंगे, पर एक फीस चार्ज करेंगे, उसका कंसल्टेंसी फीस। तो वो आपका पहले सब स्टेटमेंट निकालेंगे, कोटेशन वगैरह निकाल के आपको लेके जाएंगे सेबी के पास। सेबी के ऑफिस में हम सबमिट करेंगे, फिर सेबी बोलेगी कि नहीं ये प्राइस इतना ही रखना चाहिए था, उतना ही। तो रिजेक्ट करेगी कि आप एक तो प्राइस जो 100 रुपए रखा है वो 80 रखो, नहीं तो हम रिजेक्ट करेंगे। तो 80 रखना पड़ता है, क्योंकि सेबी भी कैलकुलेशन निकालती है ना, नहीं तो होगा क्या, मेरे शेयर की वैल्यू है 100 रुपए और मैं बोला मर्चेंट बैंकर को पैसे दे के 500 बना मेरी, 500 बनाने के कारण दे दिया उसने 500। और जब शेयर मार्केट में लोगों ने 100 रुपए का 500 का शेयर खरीदा, और जब लिस्टिंग हो गया ना शेयर मार्केट में, हो गया 100 रुपए पे, तो अभी लोग नेक्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो सेबी पे वो ध्यान देना चाहिए ना सेबी को। तो वो सेबी वो ध्यान देती है एक्चुअल कितना वैल्यू हो सकता है लिस्टिंग, क्योंकि उनको पता है एक्चुअल रेट कैसे, फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि मार्केट ही वो चला रहे हैं ऊपर। तो वो फेयर वैल्यू पे ही लिस्ट करते हैं, उल्टा फेयर वैल्यू से थोड़ा कम पे ही लिस्ट करते हैं। इसलिए तो आपको आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलता है, थोड़ा ऊपर का वैल्यू मिलता है। ये रीजन है, नहीं तो ये नीचे पे लिस्टिंग हो गया तो कल सब लोग शेयर मार्केट से भाग जाएंगे, नहीं चलेगा। अभी दूसरी चीज, शेयर मार्केट का हम आए थे वहां उस पॉइंट तक, कंपनी को पैसा मिला, कंपनी ने आईपीओ लाया, पैसा मिला, कंपनी को कितना रिटर्न देना है उनको, कंपनी ने लिख के लिया है कि आपको हम हमारे शेयर खरीदोगे तो आपको इंटरेस्ट देंगे, आपको इतने दिन बाद इतना पैसा देंगे, कुछ नहीं, फ्री का पैसा मिला उनको 200 करोड़। तो लोन लेने से तो अच्छा ये है 200 करोड़ फ्री में मिला, तो आईपीओ शेयर मार्केट में क्यों ना लिस्ट करे कंपनी। तो अभी वो 200 करोड़ मिला कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी 200 करोड़ लेके गई, नया प्लान डाला, एक प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल, प्रोडक्ट ज्यादा बने। अभी देश को क्या फायदा हुआ यहाँ पे, तो देश के फायदे की बात करते हैं, ये तो कंपनी का फायदा हो गया। हमारे फायदा क्या है यहाँ पे लोगों का, या कम देश का फायदा क्या हो गया। अभी पहले जो कंपनी सपोज वो बना रही थी, सपोज ब्रिटानिया है, पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपए में बना रही थी, उसको वो फ्री में पैसा नहीं मिला रहता, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उसको वही पैसा बैंक से लेना पड़ता, तो उसको चार्जेस बढ़ता, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाता, तो वो 10 रुपए का बिस्किट 15 रुपए कर देता। तो किसको भुगतना पड़ेगा, लोगों को। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है तो ये कंपनी को पैसा देना पड़ेगा।
दूसरी चीज, तो गवर्नमेंट पहला सोचता है इन्फ्लेशन देश में कैसे कंट्रोल रखे, तो ये कंपनियों को प्रोत्साहन देंगे तो इन्फ्लेशन ये प्रोडक्ट में रखेंगे। दूसरी चीज, अगर जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी मतलब देश में कितनी वस्तुएं बनाई गई और सेल की गई उसकी, ये तो जितना ज्यादा हम बनाएंगे बाहर के देश में जाके बेचेंगे उतना ज्यादा देश में पैसा आएगा, और वो चीजें बढ़ती गई तो जीडीपी रेट बढ़ता जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारे देश में ज्यादा पैसा आएगा। अगर हमारे देश में ही हम घुमाते बैठे तो वही पैसा घूमते रहेगा। तो क्या होता है, टाटा मोटर गाड़ी बना के यूरोप में बेचता है, वहां से टैक्स लग के गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, देश में पैसा आ जाता है हमारे। दूसरा, जो ये कंपनी की हमने बात की, इसने दूसरा प्लांट डाला 200 करोड़ लोगों से मिलके। पहले प्लांट पे उसके 1000 लोग थे, दूसरे प्लांट पे 1000 हो गए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। ठीक है, तो देश में क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, देश में जीडीपी बढ़ गया, देश का इकोनॉमिकली देश स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे टैक्सेस से पैसा आने वाला बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट पे कंट्रोल हो गया। ठीक है, और कंपनी को पैसा मिलने पे कंपनी अच्छा करता जाएगी, और शेयर होल्डर का क्या, कंपनी अच्छी करती गई, प्लांट बनाती गई, प्रॉफिट बनाती गई, शेयर होल्डर तो मालिक है, मालिक का पैसा तो बढ़ने वाला स्टॉक का, वो स्टॉक का पैसा बढ़ते गया, शेयर होल्डर को फायदा हो गया। तो पूरा इन्वायरमेंट अच्छा रखने के कारण कंपनी को खुश रखा गवर्नमेंट ने, कंपनी ने शेयर होल्डर को खुश रखा, कंपनी ने एम्प्लॉय को खुश रखा, कंपनी ने देश को टैक्स दे के खुश रखा, तो सब होते गया। और उसके उल्टे अभी समझ लो गवर्नमेंट रूल डाल रहा है शेयर मार्केट पे कि आप फंडिंग नहीं ले सकते, बंद हो गए आईपीओ वगैरह, कंपनी को पैसा उठाना। कंपनी क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक तो बैठे ही उनको पैसा देने। तो टाटा मोटर की गाड़ी पहले जो 8 लाख में आ रही थी आज 10 लाख में क्यों आ रही है, वो कॉस्ट कोई कंपनी को 1 रुपया बेयर नहीं करता, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, कस्टमर को झेलना पड़ता है, कस्टमर को पास ऑन होता है वो, तो वो गाड़ी की कार उसके लिए बढ़ गए, सेंसर के पार्ट के रेट बढ़ गए, झेलना पड़ रहा है कस्टमर को। तो ये क्या होता है, ये सपोज कंपनी को देना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो कंपनी क्या करेंगी, ये प्लांट बंद, 1000 कामगार घर पे बैठो, तुम क्या करना है कुछ करो, गवर्नमेंट को पूछो, अनएम्प्लॉयड, तो घर फैमिली चलने बंद हो गए, रिसेशन आ गया देश में, जीडीपी घट गया ऊपर से, क्योंकि लोग काम पे, काम चाहिए लोगों को पर काम ही नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं सब लोग, तो जीडीपी घट गया, इंडिया का रेटिंग जो है बाकी कंट्री के कंपैरिजन में घट गया नीचे। तो ये सब चीजें होती है, इतना छोटा नहीं है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट हमें लगता है जुआ है और उसमें लोग लगाते हैं, वो जुआ फिर आप करते हो। शेयर मार्केट का रूल ये नहीं है कि आओ पैसे लगाओ और दूसरे दिन लेके जाओ। आप अगर दूसरे दिन पैसा ले रहे हो तो कंपनी को कुछ भी फायदा नहीं हो गया। फायदा तभी होता है आपने पैसा दिया, वो बिजनेस चला रही है, 1 साल बाद वो बहुत पैसा, बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा दिया, आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ गया तो आपको पैसा मिला। तो बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपको, शेयर मार्केट को अगर बिजनेस की तरह देखोगे ना तो आप लॉस नहीं होगा। आप अगर किसी बड़े कंपनी का देखो, रिलायंस में 1 साल पहले पैसा बनाया लगाया रहता तो पैसा ही बना है, बजाज में लगाया होता पैसा ही बना है, टाइटन में लगाए होते पैसे ही बने। आपको चाहिए आज 10 लाख लगा के कल 20 लाख बनाने, वो शेयर मार्केट का पर्पज है ही नहीं। वहां पे आप फिर होगा क्या, वो फ्यूचर ऑप्शन में होता है, आपने एक को हराया, उसका पैसा आपके घर में आ गया, उसके अकाउंट से निकल गया आपके अकाउंट में आ गया। पर शेयर मार्केट में एक दूसरे का लॉस नहीं होता है, फ्यूचर ऑप्शन वो ट्रेडिंग का पार्ट है। आपने जैसे कि मान लो मेमोरेप टायर का शेयर आज 1.5 लाख पे चल रहा है, लोगों ने उसको 27 रुपए में भी खरीदा था। तो जैसे कि मैंने शेयर खरीदा वो इसका एमआरएफ टायर का 1000 रुपए में, ठीक है, मैंने बेचा 2000 में आपको, मैंने कितना कमाया उस पे, 1000 रुपए। आपने 2000 पे खरीद लिया, आपने बेचा 10,000 पे, आपने कितना कमाया, 8,000। तो 8,000 मेरा लॉस हुआ क्या, नहीं, मैंने भी तो 1000 कमाया है ना। 8,000 आपने बेचा 20,000 पे, 20,000 पे आपने बेचने के बाद सामने वाले ने 20 पे खरीदा, उसने 30 पे बेचा, तो उसने भी 10,000 कमाए, तो वो 10,000 ना आपका लॉस है ना मेरा, आपने भी बीच में 8 कमाए, मैंने 1000 कमाए, उसने भी कमाए 10,000। तो इसमें लॉस एक दूसरे का कहाँ है, ये कंपनी के ग्रोथ के साथ शेयर बढ़ रहा था, उसने सबने कमा लिया पैसा। पर जो ट्रेडिंग होता है फ्यूचर ऑप्शन में, उसमें क्या होता है, एक दूसरे का लॉस होता है, मैं जीता तो आपका हारा पैसा, वो आपका पैसा मेरे पास आ गया। तो इसलिए वहां पे थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, वो चार्ट के थ्रू ज्यादा समझना पड़ता है, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो शेयर मार्केट में जो आपके दिमाग में है ना, लोग बोलते रहेंगे आपको, अरे आपने कमाया, दूसरे का मेहनत का पैसा आप लेके आए, ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुमने प्रॉफिट कमाया तो दूसरे का, पर यहाँ दूसरे का मेहनत का नहीं है, आपने कंपनी को पैसा दिया, उस पर ट्रस्ट रखा, उसको ग्रो करने दिया, वो पैसा मिला आपको, उसका अर्निंग किया है आपने। तो शेयर मार्केट का मेन वही पर्पज है, आप पैसा दो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड होने के कारण आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी शेयर मार्केट की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप डीमार्ट में जाओ अभी, ठीक है, डीमार्ट का जो स्टोर है,
उसमें जाके बोलो कि मुझे आपका फ्रेंचाइजी चाहिए या बिजनेस पार्टनर बनना है, कितना अमाउंट बोलेंगे आपको फ्रेंचाइजी देने के लिए? 30-40 करोड़ तो बोलेंगे ही आराम से प्लान देने के लिए, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हैं उनके। और वही आप शेयर मार्केट में आओ, 4,000 का शेयर खरीदो, मालिक बन गए वही कंपनी का। वो कंपनी ज्यादा अच्छा करेगी तो आपका पैसा बनेगा, वो कंपनी ने खराब किया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको ढूंढना क्या है? अच्छा बिजनेस। अच्छा बिजनेस ढूंढ के उस पर पैसा लगाना है, पैसा बनते जाएगा आपका, ठीक है। तो वो एक चीज है। दूसरी चीज हमने देखी, शेयर मार्केट इतना अच्छा बिजनेस है ही नहीं कहीं। जो लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था, कपड़े का दुकानदार है या कोई भी बिजनेस डालता है, उसका काम क्या रहता है? 100 रुपए का कपड़ा लाना, 1200 में बेचना, 200 कमाना बीच में। कोई भी बिना मतलब के सेलिंग नहीं करता है, जितने में लाया उतने में नहीं बेचता है। दुकानदार का क्या है? कपड़े का एक तो गोडाउन रखना पड़ेगा, दुकान रेंट पे लेना पड़ेगा, कुछ लोगों को रखना पड़ेगा दुकान पे, और सेल भी होना चाहिए ऊपर से, उधारी पे भी आधा जाएगा। पर शेयर मार्केट में आओ आप, पैसा लो, 100 रुपए का शेयर 105 में बेचो, तुरंत पैसा आ गया। उधारी पे कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं, अकाउंट में पैसा आ गया। हमें लग रहा है ये धंधा चल नहीं रहा है अच्छे से शेयर मार्केट का, दूसरे दिन शेयर बेच दिया, जो 10 लाख थे अपने अकाउंट में आ गए, बिजनेस बंद। ना डिपॉजिट भरने का टेंशन है, ना रेंट भरने का टेंशन है, ना ही बिजनेस वो स्टोर करके रखने का टेंशन है, जो प्रोडक्ट आपने स्टॉक खरीदे हैं। तो इतना अच्छा बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह देखोगे तो पैसा कमाओगे। हम क्या करते हैं, जो चीज 500 रुपए की ट्रेड हो रही है, वो होनी चाहिए थी 400 की, पर 500 की हो रही, तो हम एनालिसिस नहीं करते, 500 पे खरीदते और बाद में आता है 400 पे, तो हमें लॉस हो जाता है वहां पे। दुकानदार ऐसे करेगा क्या? जो मार्केट में बाजू वाला दुकान वाला जो 500 में बेच रहा है, वो जाके खरीदेगा 800 में। ये वाला माल जो यहाँ से ले रहा है, वो उसके पास से 800 में लेके अगर ये 1000 में बेचना चालू कर दिया, पर बाजू वाला तो 500 में वही चीज बेच रहा है, इसके पास कोई आएगा क्या? नहीं। तो ये फ्लॉप वैसे ही बिजनेस हो जाएगा। तो वो बिजनेस वाला ही आपको दिमाग लगाना है, चीजें आइडेंटिफाई करनी है, अंडर वैल्यूड स्टॉक, ओवर वैल्यूड स्टॉक, चार्ट पे कैसे ट्रेड हो रहा है। जब शेयर मार्केट में शेयर चीजें सस्ती हो जाती है तब खरीदनी है, महंगी हो जाती है तो बेचनी है। यहाँ पे उल्टा होता है, जब सब शेयर मार्केट कर रहे हैं, हाई पे चल रहा होता है, पीक पे, तब आपको पैसा लगाना होता है। और जब नीचे आता है मार्केट, तब पैसे लगाने का टाइम है, तो सबको भागना होता है शेयर मार्केट से दूर, ठीक है। तो सेल लगा होता है शेयर मार्केट में, तो उस टाइम पे शेयर उठाने हैं, ऊपर आएंगे तो बेचने। बहुत सारे ऐसे शेयर में करके आप पैसा कमा सकते हो। अगर कल करेक्शन हो गया मार्केट में, तो डीमार्ट का बिजनेस क्या बंद होने वाला है क्या? और डीमार्ट का शेयर 4,000 का 3,000 होने वाला है, तो आपको तो आग बंद करके वो 3,000 पे खरीदना चाहिए, क्योंकि वैल्यू है उसकी 4,000 पे। एक साल से स्टेबल 4,000 के आसपास चल रहा है, और गिरावट के कारण आपको मिला था वो 3,000 पे, तो आपने लेना चाहिए। भर भर के क्वांटिटी ले लो, वो 4,000 हो गया, बेच दो, हर एक प्रोडक्ट के पीछे 1,000 रुपए कमा लिए। वो तो मोबाइल वाला भी इतना कमाता नहीं है, 1,000 रुपए एक मोबाइल के पीछे, ठीक है। तो ये बिजनेस है, ऐसे आपको इसको करना पड़ेगा। और बड़ा गेन चाहिए तो बड़ा टाइम के लिए उसके इन्वेस्टेड रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बिजनेस हो गया शेयर मार्केट, हमने समझ लिया क्यों चल रहा है, सबको क्लियर हो गया कि शेयर मार्केट का पर्पज क्या है, गवर्नमेंट को क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है यहाँ पे। और शेयर मार्केट में 3 तरीके से फायदे होते हैं। एक, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आपने 200 पे बेचा, तो 100 रुपए जो बढ़ गया वो उसको बोलते हैं प्राइस एप्रिसिएशन। वो सबसे बड़ा है प्रॉफिट होने का कारण शेयर मार्केट में। उसके अलावा डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब क्या, बता सकते हो कोई? डिविडेंड क्या होता है? जो हमने पार्टनरशिप किया है कंपनी हाँ से, हाँ, तो उसका एक से प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयर हाँ, शेयर होल्डर को मिलता है। एग्जैक्टली exactly। अभी शेयरिंग कैसे होता है? शेयर होल्डर जो कंपनी किया, तो मालिक के पास 40-60% का स्टेक है, और 40% किसी के पास है पब्लिक का। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ छोटा 0.001% स्टेक हो सकता है। तो कंपनी को अगर प्रॉफिट हो गया 1,000 करोड़ का, उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, तो वो 1,000 करोड़ नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर किया जाएगा, कितने शेयर होल्डर, तो आ जाएगा एक शेयर को कितना मिलेगा। तो हमारे पास एक शेयर है तो मेरे को 10 रुपए मिलेगा, वो अगर 10 आ गया रेट, तो मेरे पास 10 शेयर है तो 100 रुपए मिलेगा। मेरे पास 1 करोड़ शेयर है तो उतने पे मिलेंगे, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे मेरे को, ठीक है। तो वैसे जिसके पास जितना स्टेक है वो होता है, तो कंपनी डिक्लेयर करती है एक शेयर पे हमने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, जितने आपके पास शेयर है उतना, ठीक है। तो ये भी एक पैसिव इनकम है, जैसे घर रेंट पे दिया और भाड़ा ले रहे महीने का, वैसे। पर ये जो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया उनको ही पैसिव इनकम। राकेश झुंझुनवाला सर का ही मैंने केस बताया था, 120 करोड़ क्वांटिटी है टाइटन शेयर के उनके पास, और शेयर डिविडेंड देता है 18 रुपए का।
पकड़ के चलो 1 रुपए भी डिविडेंड देता है कंपनी, तो कितना हर साल उनके अकाउंट में 120 करोड़ आ रहा है, 1 रुपए, और कंपनी 18 रुपए डिविडेंड दे रही है, 1 रुपए देने पे इतना आता है। तो ये बड़े इन्वेस्टमेंट बनाते जाओगे तो आगे चल के बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज, पहले तो बजाज फाइनेंस का जो शेयर है वो क्या करता था, मिलता था 20 रुपए में, ठीक है, किसी किसी ने 20 पे लेके रखे, वो आज बढ़ के तो 5-6 हजार के ऊपर चला गया, ठीक है, 20 रुपए पे लिए हुए, आज वो डिविडेंड देता है 200 रुपए। मतलब जिसकी इन्वेस्टमेंट 20 है उसको 200 आ रहे हैं हर साल, तो पकड़ के रखो रेशियो कितना आ रहा है उसका, और प्राइस एप्रिसिएशन में तो सब मिल गया। तो ये होता है डिविडेंड, ये भी इनकम होता है शेयर मार्केट में, इसलिए उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। पर वो छोटे इन्वेस्टरों के लिए फायदा नहीं है, उनको क्या मिलता है 20 रुपए, 50 रुपए, 200-400 रुपए। पर जो बड़े क्वांटिटी में होते हैं उनको आते हैं 40,000 रुपए आ गए, 1 लाख आ गए, 50 लाख आ गए डिविडेंड के, ऐसे होता है। और तीसरा है बोनस। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी एक के ऊपर एक शेयर दे देती है, तो बोनस मिल जाता है, तो वो भी बेनिफिट होते हैं। तो 3 तरीके से शेयर मार्केट में फायदा है शेयर खरीदेंगे तो। और दूसरी बात, शेयर मार्केट अभी क्यों कर रहे हैं लोग, या आप क्यों आए हो, तो अभी जो लीगल पैसा बनाने का टूल है, वो क्या क्या टूल है, एक है बैंक एफडी। बैंक एफडी कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है, 6%, 7%, अभी तो 6% के आसपास आया है, कुछ जमाने में 12% दे रही थी, तो आगे चल के ये जाएगी 3% पे। अमेरिका में, यूएस में एफडी का रेट है 3%, कनाडा में 0। बैंक में पैसे रखने के चार्जेस लेते हैं वो, क्योंकि आपका पैसा संभाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे इधर भी नीचे नीचे जा रहा है ये रेट, ठीक है। एफडी का 6% रेट है आपको। अगर आपने 1 लाख लगा दिया तो एफडी में पैसा कितना मिलेगा आपको, 6% से 6,000 रुपए, ठीक है, 6,000 साल का मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट, 1 लाख। दूसरा टूल क्या है जहां पैसा लीगली प्रकार से अच्छे से लगा सकते हैं, 1 लाख हमारा, दूसरा है पोस्ट ऑफिस, आरडी वगैरह, वो भी 6-6.5% या 7 पकड़ के चलो, वही परसेंट चल रहा है, तो यहाँ पे मिलेंगे 7,000 रुपए। और क्या कर सकते हैं, और लगा सकते हैं हम कहाँ पे, गोल्ड, ये असेट ही है ना पैसा लगाने का। लोग तो असेट खरीदते, वो तो 8% एवरेज रिटर्न दे रहा है 5 साल का, देखो एवरेज, उसमें जीएसटी लग रहा है, वो इन कैश नहीं हो रहा है, लिक्विडिटी नहीं है, इमरजेंसी में पैसा चाहिए, उनको पता चला आपको कैश चाहिए तो और रेट घटाएंगे, तो वो 8% से 8,000 रुपए मिलेंगे 1 लाख के ऊपर आपके। दूसरा आप लगाएंगे कहा, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में लगभग 8 से 9% का ग्रोथ है, कुछ टाइम से ग्रोथ भी थमा हुआ है, जिसने फ्लैट लिया उसके रेट भी नहीं बढ़ रहे हैं फ्लैट के, और उल्टा उसमें क्या है, 1 लाख में तो कुछ आएगा नहीं पहली बात, और आपने अगर खरीदा तो बेचने को लिक्विडिटी बहुत कम है, 6-6 महीने लगते प्रॉपर्टी बेचने को। आप बीमार हो गए घर में और पैसा चाहिए कल, रियल इस्टेट का छोड़ो, दिमाग में भी मतलब ये बेचेंगे और पैसा लाएंगे, वो पैसा आएगा 4-5 महीने बाद, लिक्विडिटी नहीं है, और आई भी तो 9% का रिटर्न है, 9%, 9,000 मिलेंगे। और कुछ है लीगल पद्धति से, करंट अकाउंट 0% ब्याज दर, सेविंग अकाउंट 1%, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में पकड़ के चलो 15, 16, 18, 20% रिटर्न, मैक्सिमम 30 तक भी जाता है, पर ये 15 नॉर्मल जो है 18-20% का रिटर्न पकड़ के चलो, 18% का रिटर्न, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 18,000 रुपये आपके लगभग हो जाएंगे। फिर शेयर मार्केट, तो इसलिए सब लोग यहाँ आ रहे हैं शेयर मार्केट, इसमें लोगों को चाहिए 100% के रिटर्न। सोने, कुछ लोग तो बोलते हैं 1 लाख लगाएंगे 1 करोड़, 1 करोड़ होने चाहिए कुछ दिनों में, ऐसा भी सपने देखते हैं, तो ये होगा नहीं पूरा सपना, क्योंकि इतना भी ये नहीं है कि इतना सब ऐसे पैसा बन रहा है, ठीक है, नहीं तो सब बैंक में एफडी के पैसे लेके इधर ही आ जाते हैं बैंक सब इसमें। तो यहाँ पे आपका एवरेज रिटर्न 40% बन सकता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे जो एवरेज 40% से ग्रोथ दे रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो अगर डिमांड भी देखोगे तो 80% का ग्रोथ है उसका सालाना, 80% से वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 41% का ग्रोथ मिलेगा, ठीक है।
तो आपका रिटर्न जो है वो हो जाएगा 40% का। तो 40% का रिटर्न होने पे आपको कितना पैसा मिलेगा इसके अंदर? 40,000। अभी एफडी में कोई जा रहा है तो उसको 6% मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे पर क्या है, ये दोनों में रिस्क है। एफडी में रिस्क है क्या? नहीं है। तो जो रिस्क लेने वाले हैं वो तो यहाँ ही जा रहे हैं आज, बल्कि जिनको रिस्क नहीं चाहिए, आराम से जिंदगी चल रही है वैसी चलाने, तो एफडी में ही जा रहे हैं आजकल और खुश हो रहे हैं 6,000 कमा के। और 6 तो मिल रहे हैं ना उतना, पर 6 मिलने से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है 7%। इन्फ्लेशन जो रेट है वो है 7%। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई का रेट। आप जो पिछले साल पेट्रोल खरीद रहे थे वही आज नहीं मिल रहा है, या 4 साल पहले जो पेट्रोल का रेट था 60 रुपए, आज वो नहीं है। ठीक है, तो वो घर में तेल ला रहे खाने पीने के, वो रेट वही नहीं है अभी। सब चीजें के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितना है, 7% है। तो मतलब मैंने पैसा 1,000 रुपये बचा दिया, ठीक है, और जो मेरे को खरीदना था फर्नीचर घर में या कुछ खरीदना था, वो अगले साल खरीदूंगा मैं। तो वो फर्नीचर मुझे मिल रहा था 1 लाख में, अभी वो मिलेगा 1 साल बाद 1,07,000 में। और एफडी में मैंने वो पैसा लगा दिया, क्योंकि ये सोच के कि अभी नहीं जरूरत, अगले साल ले लेते, थोड़ा पैसा कमाएंगे और फिर उसमें लेंगे। तो हम खुश हो गए 6,000 कमा के, 6,000 तो मिल गया। अभी वो लेके आए 1,06,000 हमारा, और गए फर्नीचर खरीदने। फर्नीचर वाला बोल रहा है 1,07,000 ही। तो जो पॉकेट में से है 1,000 रुपये डालना पड़ेगा। तो एफडी ने कितना कमा के दिया हमें? कुछ भी नहीं, -1,000। इन्फ्लेशन रेट कुछ भी नहीं है, हमारे खीसे से पैसे डालने पड़ रहे। उससे अच्छा वही चीज अगले साल लाते तो एंजॉय तो कर लेते। हमने सोचा कि नहीं, वो पैसा बचा के रखेंगे और अगले साल उससे चीजें लेके आएंगे तो फायदा हो जाएगा। हमारा फायदा नहीं हुआ। एक तो सेविंग भी नहीं हो गया, ऊपर से उल्टा वो पहले साल लेते तो 1,000 रुपये सेविंग हो जाता, आपका नुकसान हो गया -1,000 रुपीज। तो आपको क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रेट चाहिए, तो ही से पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग पैसा कमाते तो है पर बचता नहीं, कहाँ जाता है यही पता नहीं चलता। बड़े बड़े आईटी इंजीनियर का भी ये है कि पैसा तो आ रहा है पर कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा। तो वो है फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो पा रहे अच्छे से। आप डाल रहे हो छोटे मोटे ये स्कीम में यहाँ पे, और इन्फ्लेशन चल रहा है 7%, तो आपकी महंगाई में भी उतना पैसा जा रहा है। तो अगर एफडी में डालेंगे तो 7,000 1,000 का ही फायदा होगा, क्योंकि 7,000 तो इन्फ्लेशन रेट है, 7 - 7 इसमें 0 फायदा है, इसमें -1,000 है, इसमें 1,000 प्लस फायदा हो जाएगा, इसमें 2,000 फायदा हो जाएगा। तो उसी प्रकार इनमें बाकी इनमें फायदा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड। इनमें इन्फ्लेशन को बीट करते तो थोड़ा रिस्क लेके करेंगे अच्छे से तो फायदा मिलेगा, पर फायदा बहुत ज्यादा है। 40% बचा के 7% इन्फ्लेशन जाता है तो रिमेनिंग हमारा बच ही जाता है 33% का रिटर्न। तो 33 सेव होते जाए, लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा सेविंग हो जाएगा। तो इसलिए शेयर मार्केट में लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पर कुछ लोग अलग इंटेंशन से भी आ रहे हैं कि मेरा पैसा एकदम से डबल टिबल बनना चाहिए, ये नहीं है। ये 30-40% ये बना देगा शेयर मार्केट, आपका ज्यादा से ज्यादा 80-90 भी बना देगा किसी साल पैसा परसेंट रिटर्न। पर एक सबसे कम पकड़ा मैंने इतना, तो ऐसे नॉर्मली हो जाता है मार्केट में, आईपीओ इसमें शेयर्स में लगा के। तो पर्पज समझा शेयर मार्केट में लोग क्यों आ रहे हैं या फिर हमें क्यों जाना चाहिए। तो हमारा डेडिकेशन उसके बदले जो है वो अलग करना है। बाकी लोग गैम्बलिंग की तरह देख रहे हैं, हमें गैम्बलिंग नहीं देख रहा, हमें टूल देखना है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और हमारा पैसा सेफ रख सके। पर आप ये छोड़ के किसी बोल रहा है 100% रिटर्न देता हूँ मेरे पास पैसा दो, वो स्कीम में शेयर मार्केट के चले गए, तो फिर तो वो पैसा भी जाएगा आपका 1 लाख, और अगले साल -1 लाख में रहेंगे आप। क्योंकि वो स्कीम ऐसे था प्राइवेट कोई, तो उसमें 0 हो गया, वो गायब हो गया, पैसा डूब गया आपका। तो इसलिए आपको खुद से सीख के करना है। किसी के पास ना पैसा देना है, ना किसी की एडवाइस लेके ट्रेड करना है, टिप्स दे दो ये कर दो, वैसे नहीं करना है। खुद से सीख के करना है, पैसा भी लॉन्ग टर्म बनेगा। और जिनका टारगेट है कि छोटा छोटा पैसा कमाना है और मेन इनकम नहीं है उनकी, तो उन्होंने शेयर मार्केट तो करना भी नहीं चाहिए। जिनको लग रहा है 500 रुपये मिले तो खुश हो जाएंगे, उससे अच्छा तो जॉब है। 500 यहाँ मिलेंगे कि नहीं वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है, पर जॉब है जहाँ पे आपको 30-40 हज़ार सैलरी मिल सकता है, घर चल सकता है,
पर 500 पे लोग बैठ बैठ के 5 साल गवा देते हैं, फिर जॉब ही नहीं मिलता है क्योंकि इनकम ही दूसरा कुछ नहीं है। तो उन्होंने भी सोचना चाहिए, हम इसको देख रहे हैं एक अच्छा बना के, डेडिकेशन दे के एक बना देंगे तो बड़ा पैसा है इसमें। पर ऐसे टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, किसी का सुन के छोटा मोटा हल्का निकलेगा और जॉब भी सब छोड़ के इसमें ही आना है, तो फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं है। जॉब में आपकी श्योरिटी है, पर डेडिकेशन दिया आपने, 500 शुरू में कमाया, फिर 5,000 कमा रहे हैं दिन का, फिर 5 लाख कमा रहे हैं, तो फिर एक लेवल पे जाके बड़ा होगा। और वो तभी होगा जब आपके पास नॉलेज है। आपका टिप्स लेके कोई भी नहीं पैसा कमा सकता है इतना। वो 1 महीना तक बहुत जंप करेगा, पैसा कमाएगा, अगले महीने से इनकम सोर्स बंद। उसको ही समझ नहीं क्या करूँ, अभी ब्लाइंड हो गया, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट भी नहीं चल रहा है, और मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है ट्रेड लेने के लिए, और जो बता रहा था वो तो लॉसेस करा रहा है मेरे। तो इसलिए जरूरी है शेयर मार्केट सीखना, क्योंकि कंटिन्यूअस पैसा कमाना है आपको। आपको अगर 1 साल के लिए पैसा कमाना है तो डेडिकेशन मत दो, आराम से थोड़ा सा सीखो। 1 साल तक पैसा कमाओगे, अगले साल नहीं कमाओगे, पर डेडिकेशन देके करोगे तो लॉन्ग टर्म कमाओगे। तो आपकी भूख कितनी बड़ी है उसके ऊपर आपका सीखना है। ज़्यादा अगर भूख बड़ी है तो आपका उतना डेडिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 घंटे यहाँ बैठे और आप बन जाओगे ट्रेडर। सेल्फ डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे 20-20, 30-30 चार्ट आपने अलग से ढूंढने चाहिए, चेक करने चाहिए, उन पे स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, या उनका थिंकिंग मेरे से भी हाई हो सकता है, तो वो बहुत बड़ा करेंगे, पर खाली मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही कर रहे हैं, तो फिर वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिमाग से निकाल दो टिप्स वगैरह। और दूसरी चीज, शेयर मार्केट में जो आपने सुना है फ्यूचर ऑप्शन वगैरह, ये सिर्फ 10% का पार्ट है शेयर मार्केट का। अगर आपको पूरा रिमेनिंग 100% सीखना है तो डेडिकेशन के साथ सब सीखते जाओ। ईटीएफ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंड रेजिंग क्या होता है शेयर मार्केट में, गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं, शेयर बायबैक प्रोसेस क्या होता है, कमोडिटी करेंसी क्या होता है। तो ये चीजें नहीं तो आपके दिमाग में क्या रहता है, जल्दी जल्दी सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन सिखाओ, उसके लिए तो हम आए हैं। ये आप बाकी का कचरा मत सिखाओ, ये कचरा नहीं है, ये बाकी का सेफ तरीके से पैसा बनाने के टूल्स है। और जो आप जिसको बोल रहे हैं वो सिखाओ, वो पैसा आपके जेब से निकालने का टूल है, उसमें ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, तो पूरा शेयर मार्केट सीख लो, फिर उसके बाद में आपका इंटेंशन कहाँ पे है, आपका एक्यूरेसी कहाँ पे बैठ रहा है, वो ढूंढो, वो चीज़ आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। कि किसी का हो सकता है मेरा स्विंग ट्रेडिंग ही काम कर रहा है, उस पर ही एक्यूरेसी आ रही है, तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग ही है, उसमें जाओ 100% के साथ। किसी को लग रहा है नहीं मेरा तो फ्यूचर ऑप्शन ही है, तो फ्यूचर ऑप्शन में जाओ। किसी को लग रहा है इंट्राडे है, इंट्राडे में जाओ। किसी को लग रहा है शेयर बायबैक से और आईपीओ से ही पैसे बन रहे हैं, तो वो आपको ढूंढना है। पर आपको बाकी 100 चीज़ें पता ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ पता है फ्यूचर ऑप्शन, तो आपके लिए तो एक ही 100% शेयर मार्केट मतलब फ्यूचर ऑप्शन ही हो गया, और वो काम नहीं कर रहा है तो आपका पैसा ही बनेगा नहीं। तो इसलिए पूरा सीख के ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए वही करो, पर सीख के ले लो, और जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ पे ही आपको काम करना है बाद में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ढूंढनी है यहाँ पे। तो शुरू में शेयर मार्केट में शुरुआत कैसी करनी है उस पर हमने बात की। दूसरा, आपका इंटेंशन कैसे क्लियर रखना है, आपकी भूख जो है, नीड है, वो कैसे होनी चाहिए, डिजायर आपकी, तो वो डिसाइड करेगी आपको कितना फास्ट लर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में टिप्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, अगर कर रहे हो तो फिर भी आपका एनालिसिस करके उस पर बाय करो। ठीक है, नॉलेज पर्पज के लिए यूज करो। शुरू में कम अमाउंट पे इन्वेस्ट करने हैं पैसे, ट्रेड लेने हैं, क्योंकि हर कोई नए ट्रेडर को लगता है 4 दिन प्रॉफिट होने के बाद मैं तो मार्केट में अभी कमाल ही कर दूंगा। ठीक है, पर वो क्या होता है, 3 महीने कंसिस्टेंसी आपकी है तो ही प्रॉफिट बनेंगे आपके बड़े। 4 दिन तो किसी के भी बनते हैं नए लोगों के, क्योंकि वो इमोशनली होके ट्रेड नहीं लेते, अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं और सही बैठते हैं ट्रेड। पर जब आपका थिंकिंग बढ़ता है तब एक्यूरेसी कम हो जाती है, ट्रेड फंस जाते हैं, क्योंकि आपने फिल्टर बहुत बना दिया उसके अंदर। पहले बिना फिल्टर का ट्रेड मार रहे थे, हम रिस्क ना लेते हुए ले रहे थे तो पैसा बन रहा था, पर जब फिल्टर आ गए तो लू या ना लू, कंफ्यूजन, ये इसमें ट्रेड नहीं बनता। तो शुरू में कम अमाउंट पे करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन है तो एक लॉट पे ही करेंगे, क्योंकि आपने अगर 1 लाख का ट्रेड लिया है उस पर 10,000 गवा के उतना नॉलेज आने वाला है जितना 1,000 रुपए का ट्रेड लेके 100 रुपए जाने के बाद आने वाला है। तो 100 इधर जाएगा उसी नॉलेज के लिए, और एक जगह पे जाएगा आपका 10,000 रुपए, उतना ही एक्सपीरियंस और नॉलेज कमाने के लिए। इसलिए कम रखना है शुरू में। आपको झटके बैठेंगे, रॉन्ग होगा, ट्रेड में निकलता नहीं आएगा। तो अमाउंट कितनी भी बड़ी है तो आपको ट्रेडिंग वाले में छोटा रखना है, बाकी इन्वेस्टिंग कर दो। 1 लाख है
90,000 रुपये क्वालिटी वाले स्टॉक्स में लगा दो, या हमारी हेल्प ले लो, शुरू में नहीं समझ रहा है कौन से शेयर अच्छे है वगैरह, 90% पैसा उसमें पार्क करके रखो, वो बना रहा है पैसा अपना, और 10% पे अपना ट्राई करते रहो 10,000 पे, क्योंकि वो जीरो भी हो गया तो आपके लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ना फैमिली पे चिड़चिड़ करोगे आप, ठीक है। तो वो आपको स्टार्टिंग में करना है। अभी नेक्स्ट हमने ये पूरा बेसिक समझ लिया किस तरीके से मार्केट आता है। अभी एक बार आते हैं फिर से, ये बहुत बार हमने सुना है निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी सेंसेक्स ये क्या चीज़ है उसको समझ लेते हैं जरा, ठीक है। क्योंकि हमने एनएससी बीएससी तो समझा है, अभी निफ्टी सेंसेक्स को समझ लेते हैं क्या है। तो एनएससी का इंडेक्स जो है वो है निफ्टी। ये दो मार्केट है, जैसे दो दुकान होते हैं ना अलग अलग, वैसे दो मार्केट है। आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है, ऑनलाइन में क्लियर आ रही है आवाज सबको अभी तक? एक बार चेक यस सर, कीजिए। परफेक्ट। ओके ओके। तो अभी हम समझ रहे हैं निफ्टी सेंसेक्स बार बार सुन रहे हैं हम, ये है क्या, क्यों है शेयर मार्केट में। तो एनएससी और बीएससी ये दो दुकान है, जिसको जहां मर्जी आए वो दुकान से शेयर खरीदे। जैसे हम जाते हैं मार्केट में, दो दुकानें एक ही ब्रांड की चीज एक जगह पे सस्ते में मिल रही है, तो हम ऑब्वियसली वहां से खरीदेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों जगह पे शेयर ट्रेड होते हैं, लगभग 6,500 शेयर। अपनी मर्जी है कौन से एनएससी पे खरीदना है या बीएससी पे खरीदना है, जहां सस्ता मिले। फर्क ज्यादा नहीं होता है, 10-20 पैसे का होता है, तो दोनों मार्केट में सेम ही रेट रहता है। तो एनएससी वालों का ऑफिस अलग है, उसमें काम करने वाले लोग अलग है, प्रॉफिट होगा तो वो एनएससी का होगा। बीएससी वालों का ऑफिस अलग है। तो दोनों मार्केट में कितने शेयर लिस्टेड है? 6,500। जब कोई नई कंपनी आती है शेयर मार्केट में, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, वो एनएससी पे लिस्ट करना है या बीएससी पे। तो उनको पूछा जाए तो वो बोलते हैं दोनों पे भी लिस्ट करना है। पर उनको पूछा जाए कि हमारा 1 करोड़ फीस है एक साल का मेंटेनेंस का, हर साल देना पड़ेगा, हमारा 1 करोड़ का फीस है, तो कंपनी बोलती है, छोटी बिजनेस बोलेगा नहीं मुझे एक जगह पे ही लिस्ट होना है कहीं, तो बड़ा बिजनेस को 1 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों जगह हो जाएगा। तो इसके कारण आगे आपको ऐसे देखेगा, एनएससी पे कुछ शेयर है वो बीएससी पे नहीं है, बीएससी पे कुछ शेयर है एनएससी पे नहीं है। ये एक कारण है कि कंपनी के पास ऑप्शन है कहाँ लिस्ट करना है। और दूसरा रीजन है, पहले सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, एनएससी नहीं था, तो उस टाइम पे शेयर सिर्फ बीएससी पे लिस्ट हुए हैं, ठीक है। तो अभी बीएससी वालों ने क्या किया है, मेरा जो लिस्टेड शेयर है मेरे एक्सचेंज पे, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है वो कैसे पता चले। अभी मैं आपको पूछूं टोटल 6,500 शेयर है, और मुझे आप बताओ शेयर मार्केट आज कैसे चल रहा है, तो आप बोलोगे रुको 6,500 शेयर के चार्ट देखने दो, मैं बता देता हूँ आपको। वो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो फिर कैसे जज करें? और मैं बोल रहा हूँ आपको पिछले 5 साल का चार्ट दिखाओ, तो 6,500 शेयर का चार्ट देखने में कितना टाइम जाएगा पिछले, तो कैसे पता चले मार्केट चल क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए ये सब समस्या आ रही थी, तो इसके लिए समस्या का निदान किया ये निफ्टी सेंसेक्स बना के। एनएससी वाले बोले हमारा मार्केट कैसे चल रहा है, हमारे एक्सचेंज पे जो लिस्टेड शेयर है वो कैसे चल रहे हैं, उसको देखने के लिए हमने बनाया है निफ्टी। और हम क्या करेंगे, वो 6,500 के लिस्ट में से टॉप के रेटेड वाले, टॉप मार्केट कैप वाले, नेटवर्थ वाले जो 50 शेयर है वही लेंगे हम निफ्टी में। बीएससी वाले बोले ठीक है हम भी वैसे ही करेंगे, ये 6,500 में से जो टॉप के 30 शेयर है वही हम लेंगे और 30 इसमें डालेंगे। और इसका हम टोटल करेंगे, एक शेयर जैसे 100 रुपए का है, एक है 200 का है, एक है 1,000 का, एक है 500 का, ये ऐसे 50 शेयर की टोटल करेंगे, उसको डिवाइड बाय 50 करेंगे, जो रेट आया उसको बोलेंगे निफ्टी का रेट। एवरेज रेट वो 50 शेयर्स, ठीक है। वो 50 शेयर बढ़ गए तो निफ्टी का रेट बढ़ेगा, 50 शेयर घट गए निफ्टी का रेट घटेगा, क्यों? क्योंकि उसका ही एवरेज रेट वो निफ्टी है। वैसे ही एनएससी वालों ने भी वो 30 शेयर की टोटल कर दी, उसको डिवाइड बाय 30 कर दिया, वो 30 शेयर बढ़े तो सेंसेक्स बढ़ गया, 30 शेयर घटे सेंसेक्स घट गया। तो वो टॉप के 30 और 50 शेयर पे ही डिसाइड होता है शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट लीडर कंपनियां देश की, इसलिए वो डिसाइड कर रही है मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ मार्केट जा रहा है। तो निफ्टी बढ़ेगा तो वो 50 शेयर बढ़ रहे हैं, और सेंसेक्स बढ़ेगा तो 30 शेयर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी एन से याद रख सकते हैं, एनएससी का इंडेक्स निफ्टी है और बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते सेंसेक्स एनएससी का इंडेक्स है, नहीं, वो बीएससी वालों का ही है, और एनएससी वालों का इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 और 30 शेयर देखे कहाँ पे, तो आपको जाना है मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। मनी कंट्रोल में जाके आप जाओगे मार्केट में, तो इंडियन इंडेक्सेस में हमारा इंडियन मार्केट दिखेगा, ग्लोबल मार्केट में बाहर का मार्केट दिखेगा।
तो हमारे इंडियन मार्केट में जाना है इंडियन इंडाइसेस पे। यहाँ पे आप जाओगे तो ऊपर ऑप्शन है, एनएससी सिलेक्ट करोगे निफ्टी आ रहा है, बीएससी सिलेक्ट करोगे सेंसेक्स आ रहा है। एनएससी सिलेक्ट किया निफ्टी, निफ्टी का रेट चल रहा है 24,300, ठीक है 24,300 अभी रेट चल रहा है। तो वो क्यों है, उसके अंदर कौन से 50 शेयर है, तो ये 50 है, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, भारती एयरटेल, डीवीज लैब, कोल इंडिया। तो हर कोई ना कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ये कंपनी का मार्केट लीडर है। एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, पेट्रोल भराने जा रहे भारत पेट्रोलियम केमिकल में, एक्सिस बैंक का अकाउंट है हॉस्पिटल में, अडानी इसमें जा रहे अडानी अपोलो हॉस्पिटल में, सिप्ला के मेडिसिन ले रहे हैं, आइशर मोटर का बुलेट ले रहे हैं, रॉयल एनफील्ड वगैरह, ठीक है ग्रासिम के कुछ प्रोडक्ट ले, एचडीएफसी बैंक, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल ले रहे हैं, हीरो मोटोकॉप, हिंदुस्तान यूनिलीवर के डव शैम्पू वगैरह वो सब चीज़ें यूज कर रहे हैं। तो मार्केट लीडर वही कंपनी होगी जिसकी लोग यूज कर रहे प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो लोग यूज करते रहेंगे और वो नीड तो खत्म नहीं होने वाली है। जो घर में रेशन रह रहे, किराना रह रहा है, वो हम बंद करेंगे कि अगले महीने से नहीं। तो फिर आईटीसी का जो चावल है या आटा है वो तो बिकता ही रहेगा, ब्रिटानिया का बिस्किट बिकता रहेगा, ब्रिटानिया का ब्रेड बिकता रहेगा, सोयाबीन का तेल बिकता रहेगा। तो ये कंपनियां बड़ी बड़ी ही होती जाएंगी, ठीक है स्टील बिकता रहेगा, घर बनेंगे तो स्टील लाएंगे। तो ये मार्केट लीडर कंपनियां हैं सभी। इंश्योरेंस लेंगे एसबीआई से, टाटा मोटर की गाड़ियां खरीदेंगे, टाइटन से वॉचेस सनग्लासेस लेंगे। तो ये बिजनेस मार्केट लीडर होते हैं। तो ये इस पोजीशन पे पहुंचे क्यों है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो लोग यूज करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आगे चल के भी कोई भी बिजनेस बढ़ने वाला वही रहता है जिसका लोग ज़्यादा कंजम्पशन करें। बिना प्लास्टिक बनाने वाले कंपनी का आईपीओ आया और आपने खरीद लिया, कोई करियर नहीं है उसमें, वो 2 साल बाद भी नीचे ही जाता दिखेगा, और बीच में गवर्नमेंट का पॉलिसी आएगा कल से प्लास्टिक बंद, तो वो कंपनी जीरो हो जाएगी एक दिन में, आपका स्टॉक भी हो गया जीरो। तो बिजनेस ढूंढना है आपको तो ही पैसा बनेगा। तो समझे यहाँ पे वो स्टॉक्स कैसे समझेंगे आपको, यहाँ पे दिखेंगे वो स्टॉक्स 50 और 30 स्टॉक्स देखने हैं, यानी बीएससी के वो 30 स्टॉक्स यहाँ, जैसे एचडीएफसी बैंक उधर भी था, एचयूएल सेंसेक्स में भी था, एनएससी में भी था। कुछ शेयर सेम दिखेंगे, कुछ अलग अलग देखेंगे, एमएनएम नहीं था उधर, ठीक है। तो इस तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं था निफ्टी में, थोड़े शेयर अलग है क्योंकि पहले एक्सचेंज ये निफ्टी था, इसलिए कुछ शेयर एनएससी पे बीएससी पे लिस्टेड है, कुछ इसमें नहीं है। और लगभग आपके 3-4 शेयर ही अलग है जो यहाँ पे 50 में है और ये 30 में नहीं है, बाकी सभी सेम है, 3-4 शेयर ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मार्केट चलता है। और समझा निफ्टी सेंसेक्स आजकल एफएम पे क्यों आता है, आज निफ्टी बढ़ गया निफ्टी घट गया, वो बोलते हैं मार्केट कहा गया, बढ़ गया मतलब शेयर मार्केट बढ़ गया, वो 50 शेयर बढ़ गए, आज घटा मतलब वो 50 शेयर घट गए, शेयर मार्केट घट गया, ठीक है। तो उसको ट्रैक करते हैं। और आपको 5 साल का पिछला चार्ट देखना है तो निफ्टी का चार्ट देखा जाता है। और आप अगर निफ्टी का 5 साल का चार्ट देखोगे, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे निफ्टी पे, 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, कोई भी चार्ट यहाँ जाके आपके चार्ट देख सकते हो निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाए, फिर आप डीमैट अकाउंट में जाके यहाँ पे भी देख सकते हो, डीमैट में गए और यहाँ पे आप चले गए निफ्टी पे, ये देखेगा निफ्टी, निफ्टी 50 बोला जाता है उसको क्योंकि 50 शेयर होते हैं उसके अंदर। और इस पे जाके मैं ऑल चार्ट कर रहा हूँ तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा 15 साल का पिछले। तो 2005 से लेके ये चार्ट है। अभी देखो 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस आने के वजह से मार्केट गिरा था, फिर संभल गया, फिर 2000 यहाँ पे 8 में गिरा था, ये वाला 2010 के पहले लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, अमेरिका में रियल एस्टेट में फ्रॉड हुए थे, ठीक है। तो मार्केट गिरा था, मार्केट कितना गिरा था अगर मैं आपको बता दूं तो मार्केट चल रहा था 6200 पे, मार्केट गिर के आ गया 2700, 50% से मार्केट में गिरावट हुई थी, सब शेयर आधे हुए थे। पर जिन्होंने यहाँ पैसा लगाया उनका फिर से 1 साल में के अंदर पैसा बन गया डबल, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन, 500 के नोट बंद हो गए रात 12 बजे से, तो फिर से शेयर मार्केट गिर गया, फिर ऊपर आ गया। फिर कोविड आ गया जिसमें तो गारंटी नहीं था रहेगी दुनिया या नहीं रहेगी या लोग रहेंगे, तो इतने खराब टाइम में भी जीरो नहीं हुआ मार्केट। आप जो सोच रहे हो ना मार्केट जीरो हो जाएगा और मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसे कभी नहीं होने वाला शेयर मार्केट में, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। कोविड से बड़ा कुछ होगा वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। कोविड में क्या हो गया, मार्केट 12,000 का मार्केट चला गया 8,000 पे, आधा हो गया मार्केट अगेन,
शेयर सब आधे, रिलायंस अगर मिल रहा था 2400 रुपये में तो वो नीचे आ गया आधे रेट पे 1200 में, ठीक है। तो वहां पे 400 पे शेयर आए थे 1000 रुपए के, शेयर घट गए, पैसा लगाना चाहिए था। फिर ऊपर गया, रशिया वगैरह वॉर, यूक्रेन वॉर, फिर से मार्केट घट गया। फिर अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फिर से मोदी जी आ गए, मार्केट को बूस्ट मिल गया, ऊपर आ गया। तो अभी मुझे बताओ, पिछले 20 सालों में इतना कुछ हो गया, शेयर मार्केट कहाँ नीचे रहा है? कभी भी नीचे नहीं। तो आप वो टेंशन क्यों ले रहे हो? वो 50 शेयर जो है वो कभी भी नीचे नहीं रहने वाले। तो वो 50 शेयर में पैसा लगा के, एसआईपी लगा के छोड़ दो ना, वो बनने ही वाला है पैसा आपके अगले 10 साल बाद भी। या फिर करेक्शन आएगा तो जोर जोर से पैसा लगाओ वहां पे। तो मार्केट कभी भी 20 साल में नीचे नहीं लगा, तो अगले 2 साल में क्यों नीचे रहेगा जाके? वो फिर से वापस आएगा। 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मार्केट रिकवरी हो जाता है। कोविड में तो 3 महीने में मार्केट जहां से गिरा था वहां आया था वापस फिर से, ठीक है। तो वो दिमाग से हटा दो, शेयर मार्केट में बहुत बड़ी रिस्क है, रिस्क ही नहीं है लॉन्ग टर्म में। वो रिस्क किसके लिए पता है? जिसको आज पैसे लगा के 2 दिन में चाहिए ना डबल करके, उसके लिए रिस्क है। हमारे लिए रिस्क नहीं है, हम प्रॉपरली एनालिसिस के साथ जा रहे हैं, हम ट्रस्ट रख रहे हैं प्रोसेस पे, क्वालिटी एनालिसिस कर रहे हैं, क्वालिटी में ही पैसा डाल रहे हैं, उसके लिए रिस्क नहीं है। जो देख रहा है कि टिप्स दो मुझे, और कोई बता रहा है ये 300 का शेयर था, आज घट के 3 रुपए पे आया है, पैसा लगाओ, वो लगा देता है 3 रुपए पे शेयर, वो जाता है 30 पैसे पे शेयर, 80% कैपिटल लूज। उन लोगों के लिए रिस्क है। हमारे लिए हम सीख के कर रहे हैं तो रिस्क है ही नहीं शेयर मार्केट में। और आपको मैंने 20 साल में कितनी बार रिस्क आया था, जिनसे सुना है वो 20 साल वाले ही रहेंगे मार्केट वाले। उन्होंने बोला बहुत खराब है मार्केट, ये दिखाओ अभी मार्केट कहाँ खराब है। मार्केट में हर एक गिरावट पे चांस दिया था आपको इन्वेस्ट करने के लिए, या मार्केट गिरा भी नहीं तो पैसा बनाते ही गया है सबका। पर जिसको यहाँ पे आना था 1 दिन में 2 दिन में बना था, वो अगर 2-4 दिन का चार्ट में दिखाऊं ना आपको निफ्टी का, ये देखो 1 दिन का चार्ट, 1 दिन के उतार चढ़ाव आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, इतने डाइजेस्ट रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली शेयर मार्केट का नाम ही उतार चढ़ाव है, वो करता रहेगा, पर लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता रहेगा। तो क्वालिटी ढूंढ के आपको पैसा लगाना है, और जब गिरावट होती है, उतार पैसा लगाना है, चढ़ाव आ गई पैसा निकालना है, उतार आया पैसा लगाना है, चढ़ाव, वही तो सीखना है हमें, उल्टा नहीं करना है। पर टिप्स समझ के हम क्या करते हैं, टीवी वाले जब शेयर बढ़ जाता है, वो कभी भी नीचे रहेगा तब नहीं बोलते हैं, आज शेयर 5% से ऊपर है, इसमें ये न्यूज़ है, वो हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है आगे करके, और फंसा देते हैं हमें। और उन्होंने तो पहले ही खरीद के रखा था। तो हम वहां पे जाते हैं खरीदने के लिए, हमने जैसे खरीद लिया, हम बोलते नसीब ही खराब, शेयर आता है नीचे, क्योंकि एंट्री गलत थी। ओवर वैल्यूड हुआ था तब खरीदा हमने, चीज जो सस्ते में है तब नहीं खरीदी, जब महंगी हो गई तब हम आ गए वहां पे, तो हमें फंसाया गया वहां मार्केट में। तो लोग स्मार्ट है, 20-20 सालों से लोग है स्मार्ट, और आप कल आ रहे हो और बोल रहे हो मुझे उनको हराना है। तो उनको हराना है तो उतना नॉलेज आपका शार्प करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो वो बात याद रखो, यहाँ पे बिना नॉलेज के आप किसी को भी हरा नहीं सकते। नॉलेज है तो एक्सपर्ट लोगों को हरा के पैसा निकाल सकते हो आप मार्केट से। तो इसलिए सीखना है हमें आगे चल के। तो क्लियर है, 50 और 330 स्टॉक्स ये है। तो निफ्टी में कितने शेयर होते हैं? 50। और सेंसेक्स में 30। निफ्टी इंडेक्स किसका है? एनएससी का। और बीएससी इंडेक्स है सेंसेक्स का। शेयर अलग अलग दोनों में क्यों है वो भी हमने क्लियर किया, क्योंकि शेयर मार्केट में कंपनी के ऊपर एक कहाँ लिस्ट करना है, और पहले सिर्फ बीएससी ही था, तो उस टाइम से सिर्फ एक ही मार्केट में शेयर लिस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट में क्या होता है, हाँ निफ्टी 500 है, उसका मतलब टॉप के 500 शेयर। मेन दो इंडेक्स तो यही है, निफ्टी सेंसेक्स। अभी मैम ने पूछा निफ्टी 500 होता है, तो यहाँ पे ही जाओ निफ्टी में, यहाँ लगाओ ऑल इंडेक्सेस, यहाँ देखो निफ्टी बैंक है। तो निफ्टी बैंक क्या है? सिर्फ बैंकिंग सेक्टर कैसे चल रहा है, उसके अंदर बैंक के कोई शेयर्स है, तो ये काम कर रहा है सिर्फ बैंकिंग सेक्टर बताने का। आप जाओगे निफ्टी ऑटो में, तो ऑटोमोबाइल के शेयर मिलेंगे। ये इंडेक्स काम कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे कर रहा है। तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे कर रहा है देखना है, तो आपको एक एक शेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, 40 शेयर है ऑटोमोबाइल के। आपको जाके सिर्फ ऑटो निफ्टी लगाना है, चार्ट देखना है, वो कैसा परफॉर्मेंस रहा पूरे सेक्टर का वो बता देगा आपको, राइट। आपको देखना है यहाँ पे जाके फार्मा कैसे चल रहा है, तो ऑटो फार्मा देखो। आपको देखना है मेटल सेक्टर कैसे चल रहा है, तो मेटल देखो, उसके अंदर कौन से शेयर है वो पता चलेंगे। आपको इंफ्रा सेक्टर देखना है, तो ये सब इंडेक्स बोलते हैं इसको। पर अगर आप जाओगे निफ्टी और सेंसेक्स में, तो इसमें ऑल 14 सेक्टर है,
ऑयल है, गैस है, पेट्रोल, ये अपना बैंकिंग है, आईटी है, उसके बाद में अपना केमिकल है, फार्मा है, ऑल टाइप के सेक्टर है, उसका कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम देख रहे हैं कि वो कैसे चल रहा है। और निफ्टी का चार्ट ही देश का चार्ट होता है डेवलपमेंट का। निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे तो देश का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। कौन से साल में देश खराब परफॉर्म किया है, आपको पिछले 5 साल का, 3 साल का देखना है। तो देश में यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, यहाँ मोदी जी आने के बाद बढ़ गया है, फिर से अच्छा रहा है। और पिछले, तो निफ्टी का चार्ट रिप्रेजेंट करता है इंडिया की ग्रोथ को। इंडिया की ग्रोथ ये देखना है। लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हो गया, इंडिया की ग्रोथ थम गई थी। डिमोनेटाइजेशन हो गया, इंडिया की ग्रोथ रुक गई थी। फिर इंडिया ने बहुत अच्छा किया, कोविड आ गया, इंडिया की ग्रोथ रुक गई। फिर अच्छा किया, वॉर चलने लगे, हमारा चाइना वगैरह ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया देश में, पर वो फिर से कंट्रोल में आ गया, तब दिक्कत हो गई, बिजनेस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल कुछ, ठीक है। तो वो फिर से इशू सॉल्व हो गया, आगे चल के मार्केट ऊपर। तो इशू तो आते रहेंगे, जैसे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हम वो लेके नहीं बैठते, वैसे शेयर मार्केट में भी इशू आते रहेंगे। हम प्रेडिक्ट करते इशू आएगा, वो तो आने ही वाला है, ऐसे ही प्रेडिक्ट करके रखो। हम बोलते ये हो जाएगा तो मार्केट गिरेगा, अगले साल तो निफ्टी गिरने ही वाला है, मुझे तो लग रहा है मार्केट गिरने वाला है। तो चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं देश में, जैसे हमारे लाइफ में हर टाइम खुशी थोड़ी रहती है, तो उसी टाइम इसमें चैलेंजेस आने ही वाले हैं, वो एक्सपेक्ट करके चलो ना। और आएंगे चैलेंजेस तो सबसे अच्छा मौका है, शेयर गिरेंगे मैं पैसा लगा दूंगा, गिरने से दुखी नहीं होना है, गिरने से पैसा कमाना है। और अगर ऊपर जा रहा है, वो मार्केट में है, उसको चार्ट पे समझ रहा है, तो वो तो सबसे पहले निकाल भी लेगा पैसा, क्योंकि शेयर पे गिरावट होने वाली, कोई भी शेयर गिरने वाला है तो चार्ट पे सेल ही दे देगा, वो निकाल लेगा पैसा। और जब तक बाय नहीं होता तब तक पैसा अपने पास रखेगा, बाय हो गया पैसा लगा देगा, तो उसका लॉस तो नहीं होने वाला है। पर फंसेगा कौन? टिप्स वाला। जिसने टिप्स दिया था वो शेयर मार्केट की गिरावट में अपना प्रॉफिट संभालना देखता रहेगा, टिप्स वाले को कॉल करके नहीं बताएगा तू भी निकल, तेरा लॉस हो रहा है। वो सब मार्केट खराब होने के बाद टिप्स वाले को समझेगा, ओके मार्केट खराब हो गया, तो अभी 1 साल लगेगा उसका लॉस प्रॉफिट फिर से आने में उसमें, तो वो फंस जाता है, फिर वो शेयर मार्केट को खराब बोलता है। पर जो एनालिसिस के थ्रू जाता है वो कभी भी फंसेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेज जितना फास्ट उतना परसेंटेज आप फंसोगे या नहीं फंसोगे गिरावट में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक समझने के बाद एक ओवरव्यू दिखाता हूं आपको डीमैट अकाउंट का। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमटेरियलाइज अकाउंट, ठीक है, उसको फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज अकाउंट। अगर पैसे रखने हैं आपको बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट ही निकालना पड़ता है। बैंक अकाउंट नहीं है और आप बैंक में गए और बोल रहे पैसे जमा करो, तो क्या बोलेंगे बैंक वाले? पहले अकाउंट ओपन करो ही बोलेंगे। तो उसी प्रकार शेयर मार्केट में आप बोलोगे शेयर लेना है तो हम भी बोलेंगे अकाउंट ओपन करो। तो आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए शेयर रखने के लिए, जैसे बैंक अकाउंट होना चाहिए पैसे रखने के लिए। तो इसमें आप पैसे डालते हो, पहले वॉलेट होता है, इसमें पैसे डालते हो, जितना आपने 10,000 डाला तो 10,000 के शेयर खरीद सकते हो। 10,000 के शेयर 15,000 पे आपने बेच दिए तो वॉलेट में ही 15,000 आ जाएंगे। और वहाँ डिपॉजिट और विड्रॉ दो ऑप्शन रहते हैं, आप डिपॉजिट किया, पैसे डालने हैं, विड्रॉ किया तो वो पैसा अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो वो पैसा आपके बैंक में आता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं रहते डालने के निकालने के, पूरा फ्री होता है। और कोई ऐसी लिमिट भी नहीं, वॉलेट से आप एक इतने ही निकाल सकते हो, इतने नहीं निकाल सकते, आपके 200 रुपये वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट। पर आपकी गलती की वजह से कभी डायरेक्ट से बैंक से पैसा नहीं जाएगा आपका, कि आपका 10,000 था वॉलेट में और आपने ट्रेड गलती से 1 लाख डाल दिया, ट्रेड कैंसिल हो जाएगा, आएगा फंड नॉट अवेलेबल, सफिशिएंट फंड नॉट अवेलेबल, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कट नहीं करेगा आपके पैसे, ठीक है। तो वो सेफ्टी भी है, इसलिए आप जितना पैसा वो वॉलेट में डालोगे उतना ही लॉस हो सकता है। तो आपके पास अगर 1 लाख है तो भी सीखने के लिए कम ही पैसे डालो उसमें, तो लॉसेस नहीं होगा, क्योंकि गलत ट्रेड भी हो सकता है आपसे कभी। तो आपको पहले तो लेफ्ट साइड पे दिखेगा वॉच लिस्ट। ये वॉच लिस्ट में आप शेयरों के नाम ऐड कर सकते हो। ये इसके लिए है कि आगे चल के अगर आपने आज शेयर जो डाले कल अलग शेयर याद आ गए तो आप बार बार थोड़ी शेयर सर्च करते बैठोगे, 2 दिन बाद आपको नहीं पता चलेगा उस दिन मुझे क्या याद था, कौन से शेयर याद थे, तो वो सब लिस्ट में ऐड करके रखोगे आप। लिस्ट भी आप फोल्डर वाइज बना सकते हो, जैसे ऊपर देखो पहला फोल्डर है उसका नाम है निफ्टी शेयर, दूसरा फोल्डर है फ्यूचर एंड ऑप्शन के शेयर्स, तीसरा फोल्डर है
52 वीक हाई वाले शेयर्स, गुड शेयर्स, न्यूज वाले शेयर, फार्मा शेयर्स, आईटी के शेयर्स, ऐसे अलग अलग फोल्डर आप बना सकते हो आपके मनपसंद के फोल्डर अलग अलग वाले। और वो फोल्डर बनाने के लिए यही ऑप्शन है, ऐड में जाके यहाँ पे आप शेयर कोई लेना है आपको, जैसे टीसीएस आप सर्च करोगे तो टीसीएस आ गया, 2 नाम। वो पूछ रहा है आपको टीसीएस एनएससी वाला ऐड करना है या बीएससी वाला ऐड करना है, आप तो कौन सा भी खरीद सकते हो। तो आप क्या करोगे, सपोज एनएससी वाला ज़्यादा कौन सा अच्छा है तो एनएससी करो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, थोड़ा बड़े लेवल पे चलता है अभी, पर बाकी दोनों सेम ही है, तो एनएससी का ऐड करो आप यहाँ पे। पर अभी मैंने एनएससी का किया और गलती से बेचते टाइम बीएससी पे बेचा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा भी शेयर किधर भी बेचा चल जाता है। जब आप ये बाय सेल भी करने जाते हो ना, यहाँ पे जैसे आप देखोगे बटन, बाय सेल के बटन है, तो ऊपर पहले ऑप्शन आ रहे हैं एनएससी या बीएससी, तो आप वहाँ खरीदते टाइम भी आपके पास चॉइस है एनएससी पे खरीदना या बीएससी पे। एनएससी पे इसका पैसा कितना लग रहा है और बीएससी पे कितना वो भी देख सकते हो, और तब वो खरीद सकते हो आप, ठीक है। पर रेट सेम ही होते हैं तो कोई फर्क इतना नहीं होगा इसमें। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में वॉच लिस्ट, फोल्डर वाइज भी बना सकते हो अलग अलग, और वो वॉच लिस्ट में जो जो शेयर आप ऐड करोगे उनका नीचे न्यूज आता रहेगा, तो आपको यही डीमैट अकाउंट में पूरा न्यूज भी मिलेगा नीचे। जैसे मैंने ये 4 शेयर ऐड किए तो आपको नीचे दिखेगा वो 4 शेयरों के बारे में ही न्यूज आ रहे हैं पूरे। मैं अगर कोई एक शेयर ऐड करूंगा, जैसे इसमें से हटा देता हूँ कुछ शेयर्स, रिमूव वॉच लिस्ट, और मैं रखता हूँ सिर्फ सिप्ला को, तो मेरे जो न्यूज़ है वो सिर्फ सिप्ला के बारे में ही रहेंगे नीचे। ये दिख रहा है, इसके अंदर सिप्ला का नाम है, इसके अंदर सिप्ला का नाम है, ये न्यूज़ के अंदर भी सिप्ला का नाम है, यहाँ सिप्ला है। तो एक फोल्डर ऐसे लगो टू वॉच न्यूज़, जब आपको उस शेयर के बारे में न्यूज़ देखना है तो वो फोल्डर में ऐड करना है उसको, न्यूज़ में देखना है उसका नाम। आप 100 शेयर ऐड करोगे तो 100 न्यूज़ आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा पूरा, ठीक है। मुझे अगर इसको हटा के दूसरा देखना है तो मैं इसको हटा दूंगा, रिमूव, और मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे देखना है इसके अंदर जैसे कि औरोबिंदो फार्मा का, औरोबिंदो फार्मा का न्यूज़, तो मैं ऐड करूंगा औरोबिंदो, नीचे जाऊंगा न्यूज़ में, सभी न्यूज़ आ गए औरोबिंदो फार्मा के। इसमें एक न्यूज़ है 5 स्टॉक्स टू बाय और सेल, उस पर क्लिक किया, ये न्यूज़ ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया, अच्छे स्टॉक्स है 5 खरीदने के लिए, कौन से, तो उसमें दिया है बाय और सेल स्टॉक्स आइडिया बाय एक्सपर्ट, सुमित बगड़िया एक्सपर्ट है, इन्होंने दिया है भारत डायमिया बाय करो 164 पे 1700 पे जाएगा, स्टॉप लॉस इतना लगाओ। दूसरा दिया अरबिंदो फार्मा 1254 पे बाय करो 1354 जाएगा, 100 रुपये बढ़ेगा। एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी इलेक्ट्रिक चल रहा है तो ये बढ़ेगा, ये शेयर भी लगभग 200% से बढ़ा है एक साल में। बैंक ऑफ बड़ौदा, एचसीएल, ऐसे न्यूज आप इजीली ट्रैक कर सकते हो वहां से, और आपके शेयर पे ट्रैक रख सकते हो। आपका ये बिजनेस है अरविंदा, आपने इन्वेस्ट किया तो वो बिजनेस पे क्या क्या न्यूज आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं खराब आ रहे हैं, वो यहाँ से इजीली आप ट्रैक कर सकते हो। लॉस हो रहा है, किसी ने केस लगाया, ये सब इसमें रिसेंट वाले न्यूज आते जाएंगे आपको, ये यहाँ पे दिखेगा पूरा, ठीक है। इतना सिंपल है शेयर को ट्रैक करना भी। किसी ने बोला अरबिंदो फार्मा में बोनस आ रहा है, उस पर भरोसा मत रखो, अरबिंदो फार्मा पे जाओ, न्यूज पे जाओ, बोनस का न्यूज दिख रहा है क्या, दिख रहा है मतलब आ रहा है, नहीं है मतलब जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे देखना है। दूसरा ये बाजू में रहता है चार्ट्स, ये चार्ट्स में क्या रहता है, जिस शेयर पे आप क्लिक करोगे उसका चार्ट ओपन हो जाता है। आदित्य बिरला कैपिटल, अगर उसका मुझे चार्ट चाहिए तो वो चार्ट ओपन हो गया। मुझे चाहिए कितने, एक दिन का चाहिए, 3 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 15 साल का, वो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। नीचे आपका रहता है ऑर्डर बुक, जो जो अपने ऑर्डर प्लेस किया वो यहाँ पे दिखेगा ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक के बाजू में रहता है, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो उसको, पोजीशन बुक, आपने जो जिस दिन आज के दिन लिया तो एक दिन पोजीशन में आता है, और एक दिन के बाद में वो चला जाता है होल्डिंग में, ठीक है। तो होल्डिंग में चला जाने के बाद यहाँ पे आप वो देख सकते हो उसका क्या हो गया, कितना परसेंट है, क्या रिटर्न हो गया, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। होल्डिंग में आपका गोडाउन जैसे स्टॉक्स रहेंगे, और यहाँ पे जो है आप पोजीशंस में एक दिन दिखेगा, और ऑर्डर में उसी दिन के ऑर्डर दिखेंगे आपको कि कितना ट्रेड लिया है क्या, हाँ उस दिन का ही दिखेगा। और आपको ओल्ड वाले देखने हैं तो आपका रिपोर्ट्स में जाके दिखेगा, वो सब अपने महीना भर का स्टेटमेंट निकालो, किस दिन क्या खरीदा था, सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है, ये चार्ट वगैरह लगाना यहाँ से, वो अगले सेशन में हम कवर करेंगे कि चार्ट कैसे लगाते हैं, कैसे दिखता है। यहाँ पे स्टडीज में जाके मुझे ये डिस्प्ले में ये चार्ट क्या चाहिए, कैंडल के जगह पे लाइन चाहिए, तो ये लाइन आ जाएगा,
आपको मुझे माउंटेन चाहिए, नीचे का पार्ट डार्क, वो आ जाएगा। कैंडल्स रखेंगे तो कैंडल आ जाएगा। और यहाँ पे जाके आपको इसको डार्क थीम करना है, डार्क हो जाएगा ऐसे ब्लैक में। थोड़ा आपको ज़रा अट्रैक्टिव देखना है इसको, तो ऐसे टाइप का व्यू आ जाएगा। फिर से थीम वाइट करनी है, डार्क हटा दिया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप डीमैट में कर सकते हो। आगे हम ये देखेंगे बाय सेल कैसे करते हैं, तो वो डिटेल्स में थोड़ा सा समझेंगे अगले सेशन में। इसमें जाके सिंपली यहाँ से आप बाय पे जाके क्या खरीदना है, बाय मतलब कितने रुपए पे खरीदना है। दो ऑप्शन होते हैं खरीदते टाइम। मार्केट मतलब जो रेट चल रहा है उस पे खरीदे, और लिमिट मतलब मैं जो प्राइस डालूंगा उस पे खरीदे। ऑटो भी हो सकता है, यानी अगर मैंने डाला आज का रेट भी जैसे 800 है, हाँ हाँ तो अगर 750 अगर आ गया तो ऑटोमेटिकली वो हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे जाके 750 डालना है। जब तक 750 नहीं आता ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा, और जैसे ही आ गया एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही आप ये भी डाल सकते हो 750 पे बाय हो गया, अभी 800 जैसे हो जाए सेल हो जाए, तो आप बिजी हो आपके काम में, वो 800 हो गया, वो बेच दिया उसने, बेच दिया। हाँ हाँ, वो एक दिन लगा सकते हो आप, ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो। तीसरा सबसे अच्छा ऑर्डर है जीटीटी। अभी यहाँ पे देखो, मुझे आदित्य बिरला सन लाइफ बाय करना है, ठीक है। सबसे अच्छा आप जीटीटी यूज करो। मैं जाऊंगा ये जीटीटी वाले ऑर्डर पे। जीटीटी ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज एक्टिव टिल 7 जुलाई 2025। एक साल तक ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। मतलब एक साल में अगर ऐसे कुछ हो गया, वहां पे गया सेल हो जाएगा, यहाँ गया बिक जाएगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक करेगा, आपका ध्यान भी नहीं चाहिए उसको, वो ऑटोमेटिक सब कर देगा। वैसे हो गया, एक साल के अंदर हो गया तो डिलीवरी और इंट्राडे दोनों में कर सकते हैं। इंट्राडे में किया तो एक दिन का होता है, एक ही दिन के लिए काम करेगा, और डिलीवरी कर दिया तो एक साल के लिए काम करेगा। तो आपको आदित्य बिरला अच्छा लग रहा है, आपने खरीद लिया, और आपको यह लेवल पे गया तो बेच देना है उसको। ठीक है, हाँ, तो क्या करो, पहले जाओ डिलीवरी पे। कितने क्वांटिटी, मुझे तो खरीदने 10 क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, बाय करने हैं, बाय पे क्लिक करेंगे। प्राइस ये भी लगा सकते हैं, प्राइस इफ अबव, अभी नहीं खरीदना है, इसके ऊपर गया तो ही खरीदे। तो प्राइस इफ अबव इतने गया तो, प्राइस इफ बिलो इतने के नीचे गया तभी बाय करो, और इमीडिएटली अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर बाय करो, ये लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक शेयर चल रहा है 100 और 90 के बीच में, 100-90 के बीच में, हमें पता है ये 102 के ऊपर निकला तो बहुत बड़ा भागेगा, तो हम क्या करके रखेंगे उसको, इफ अबव 102। तो 102 हो गया, ब्रेकआउट हो गया, लेवल टूट गए, जोर से भागेगा, उसमें शेयर मिलेगा हमें। और 102 पे बाय होने के बाद हम आगे भी लगा के रखेंगे, सेल हो जाए 115 पे, तो वो बाय भी हो गया, सेल भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला, बैंक में पैसा आ गया। इतना सिंपल है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमीडिएट करना है तो अभी डालेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम बाय करेंगे, और ये बोल रहा है कि स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, आपने अगर बाय किया, ऊपर जैसे आप सोच रहे जाएंगे, नीचे भी तो जा सकता है, तो बड़ा लॉस होगा। तो आपने कोई शेयर 100 रुपए पे खरीद रहा है, आप सोच रहे 115 पे जाएगा, पर वो नीचे भी जा सकता है, 98, 95, 90, 80 ऐसे। तो मैं क्या इसको लगा के रखूंगा, अगर वो शेयर जो है, अभी इस छोटा वाला शेयर लेते 210 वाला, ठीक है, इस पे जीटीटी का देखते हैं, बॉम्बे डाइंग का। जीटीटी में गए, 10 क्वांटिटी खरीदने 100 की, प्राइस चल रहा है 210। 210 पे हमें उसको खरीदना है, और हम इसको क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट 210 पे हम इसको बोल रहे हैं 220 जाए तो बिक जाए, सेल हो जाए 220 हो गया तो। पर ये नीचे भी तो जा सकता है, लॉस करेगा, और हमें बड़ा लॉस नहीं चाहिए, नीचे जाने लगा, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टॉप लॉस। लॉस में भी हाँ लॉस में हमको चलेगा बेच दो भाई। हाँ, तो हम डालेंगे 208 का स्टॉप लॉस, 0.95% का स्टॉप लॉस, या आपको परसेंटेज में लगाना है तो 2% का स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे जाके 2% टाइप करो, तो 2% नीचे मतलब 205 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 205%, 5 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ऊपर कितना भी भागेगा, नीचे आने लगा 205 पे बिक जाएगा, या आपने जो लगाया है उस पे बिक जाएगा, तो लॉस, हाँ, लॉस इतना सही होगा, और लॉन्ग चला गया तो बड़ा प्रॉफिट होगा। दूसरा ऑप्शन, इसको ट्रेलिंग का भी ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ट्रेलिंग। मैं इसको लगाता हूँ ट्रेलिंग, 1 रुपया। ट्रेलिंग मतलब हो गया क्या, मेरा स्टॉप लॉस है 205 रुपए का, ठीक है, एक ही मिनट, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मैंने यहाँ पे अभी शेयर चल रहा है तो मैंने बाय किया है इसको 110 पे बाय, और मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा कितना,
130 तक जाएगा तो बेचूंगा मैं उसको। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं ना हमें। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको स्टॉप लॉस लगा दिया 108 का। तो शेयर ट्रेलिंग का मतलब सुना रहा हूँ, स्टॉप लॉस हो गया 108 का स्टॉप लॉस। इसके नीचे जाने लगा तो ये बेच देगा 108 पे। ये 108 की लेवल है, इस सीमा के नीचे जाने लगा वो बेच के जीरो कर देगा क्वांटिटी, लॉस बढ़ना कम हो जाएगा। और किसी दिन ऐसे होगा 108 से वो गिर के चला गया और हो गया 80, तो अच्छा हो गया हम निकल गए, यहाँ 2 रुपए लॉस लेके, नहीं तो लेना पड़ता यहाँ पे इतना 20 रुपए का लॉस, 30 रुपए का। ठीक है, अभी इस केस में हमने स्टॉप लॉस लगाया है 108 का, पर शेयर ऊपर निकला। ट्रेलिंग का बता रहा हूँ मैं, ट्रेलिंग जो ऑप्शन है ना यहाँ पे वो क्या है, 1 रुपए का ट्रेलिंग लगाया, ये हो गया 111। स्टॉप लॉस भी हल्का सा ऊपर आएगा 109, ट्रेल हो रहा है, ये ऊपर चला गया 111 का हो गया 112, ये भी बोलेगा मैं भी ऊपर आऊंगा 110, ये चला गया ऊपर 100, जैसे कि चला गया और 5 रुपए ऊपर 115, ये बोलेगा मैं भी 5 रुपए ऊपर आएगा 113। तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो रहा है, ऊपर ऊपर आ रहा है, ये चला गया 118, 3 रुपए से बढ़ गया, ये भी बोलेगा 16। अभी क्या हो गया, ये ऊपर ऊपर बढ़ गया, अभी ये बोल रहा है मेरा मूड खराब, मैं चल रहा हूँ नीचे, पर ट्रेल बोलेगा मैं यहाँ पे रुकूंगा। तो ये हिट होते टाइम स्टॉप लॉस हिट किया 116 पे, हम प्रॉफिट में बुक हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे नहीं रहा स्टॉप लॉस हमारा, ये चलते चलते पीछा करते उसका आ गया, और ये जब उल्टा आ गया इसको पकड़ने तो ये जगह पे रुका। स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो इससे होगा क्या, कोई शेयर अगर ऊपर चला गया, 100 का शेयर 200, फ्यूचर ऑप्शन में होता है ये, 100 की चीज 200 चली गई, और वो चलती चलती ऊपर गई 180 पे, और आपने तो 1 रुपए उसके पीछे ही छोड़ा था उसको, और वो टेल होते होते आ गया 172 तक, और ये जब ऊपर से नीचे घुमा ये यहाँ पे ही रुका, अपना ट्रेड 100 रुपए में लिया हुआ है 172 में सेल हो जाएगा, तो बड़ा प्रॉफिट मिला हमने। कोई टारगेट भी नहीं रखा था हमने, तो क्या हमने क्या उसके पीछे छोड़ा था, जब तक भागे तू भी भागता रहा उसके पीछे, वो नीचे निकला तू वहां रुक, हिट करेगा स्टॉप लॉस हिट ट्रेड क्लोज। आपने ट्रेड पे ध्यान भी नहीं, आप बिजी हो आपके काम में, तो भी आपका प्रॉफिट बुक करके इसने काम कर दिया अपना। ठीक है, और नीचे चलेगा तो फिक्स आपको पता है कितना होने वाला है, 2 ही रुपए लॉस। तो अगर 100 क्वांटिटी, तो आपको पता है गए तो मेरे 200 ही जाने वाले हैं, और मिले तो 2000 भी मिलने वाले हैं मेरे को, तो रिस्क हमने कंट्रोल कर दी। तो शेयर मार्केट में कितने भी उल्टे पलटे ट्रेड लियो, गए तो सिर्फ 200 जाने वाले हैं, और आए तो भर भर के आएगा आपको। तो इससे क्या हो गया, हम लॉस कर रहे हैं तो छोटा कर रहे हैं, और प्रॉफिट कर रहे हैं तो बड़ा कर रहे हैं। पर लोग उल्टा करते हैं, लॉस जाता हुआ देखा तो शेयर को देखते ही नहीं, और प्रॉफिट चला 100 रुपए पे 200 रुपए तुरंत काट लेते हैं, और लॉस 2000 का होने देते हैं। पर हम यहाँ उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल लगा के छोड़ देंगे, जब तक भागना है जाओ। और कभी कभी ऐसे भी होता है, हमने उसको भेज दिया 112 में, ये सोच के कि ये नहीं बढ़ेगा अभी, और वो शेयर गया 118, फिर बाद में कैलकुलेशन ही करते बैठते, इतना और बड़ा, इतने क्वांटिटी होते तो इतना होता। तो इससे अच्छा है वो रिग्रेट हो जाता, फिर 112 पे क्यों बेचा मैंने, वो शेयर तो 130 चला गया। तो इसलिए अपना ट्रेलिंग लगा के छोड़ देना है, और वैसे आपको उसको छोड़ना है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ये ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस। और फिर ऐड टारगेट, ऊपर टारगेट भी लगा सकते हो, मैं टारगेट लगा दूंगा यहाँ पे 200 का, 300 का। अगर 300 होता है तो हाँ, वैसे भी खत्म कर। वैसे भी मैंने, जैसे ये 118 का केस था ना हमारा, 116 पे हिट हो गया, मैंने यहाँ पे 120 का लगाया था टारगेट, 120, और वैसे भी ये 120 तक आ गया, ये हिट हो जाएगा, और ये हिट हो गया तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप लॉस का हमारा जो पीछा कर रहा था उसका, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्डर सिलेक्ट हो गया पूरा, वो एग्जिट मार दिया उसने जो ट्रेड था हमारा। तो तीनों ऑर्डर का मिला के एक ट्रेड हमने छोड़ा था, एक कोई भी हिट हो गया ऑर्डर तो हमारा पूरा हिट हो जाएगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता नीचे, तो टारगेट लगाया था वो हिट हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। अभी एक क्वेरी कुछ तो है, यस विंद्रा मैम पूछ सकते हो, यस यू कैन आस्क। हेलो सर, हाँ बोलिए, बोलिए सर। अपस्टॉक में कैन वी ओपन डमी अकाउंट? हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन था, तो अपस्टॉक्स में नहीं ओपन कर सकते सर। सो अपस्टॉक्स के लिए क्या है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वाला ही लगता है आधार कार्ड का। पर दूसरा ओके जो है न्यू स्टॉक्स, आपको क्या करना है, जो लोग नए हैं प्रैक्टिस करनी है,
आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है नियो स्टॉक्स, ठीक है। नियो स्टॉक्स टाइप करोगे तो ये नियो स्टॉक्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। जो लोग नए हैं, प्रैक्टिस के लिए चाहिए उनको, तो उनको नियो स्टॉक्स ये ओपन करना दिखाता हूं मैं। आई थिंक थोड़ा नेट स्लो हो गया, एक बार फिर से ओपन करते हैं। ओके, नियो स्टॉक्स ओपन करने के बाद में आप उस पर चले गए तो वहां पे आपको गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना है। हाँ, वर्चुअल स्टॉक्स, उसके अंदर आपको मिलेगा 5 लाख का बैलेंस, और आपको वो बैलेंस को कुछ भी उल्टे पलटे ट्रेड नहीं करने हैं। सीखते सीखते वो 5 लाख को आपको क्या करना है, यूज करना है। ट्रेड लोगे आप 1 लाख का तो बैलेंस 4 लाख हो जाएगा, और वो ट्रेड एग्जीक्यूट आपने किया और वो ट्रेड पे आपने 1,02,000 कमाए तो बैलेंस हो जाएगा 5,02,000, तो आपने बढ़ाया। तो हम उस पर ट्रैकिंग करेंगे आप 5 लाख को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस कैसे है। तो वो परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, इसलिए उल्टे पलटे ट्रेड मत लो उसमें, नहीं तो क्या होगा, परफॉर्मेंस एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, कंटिन्यूस अच्छा कर रहे हैं, उनको हम सजेशन करेंगे फिर कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप खुद का चालू कर सकते हो, पैसा बढ़ा सकते हो, सब ऐसे कर सकते हो। तो ये साइन विद गूगल करना है ऐसे, और आप यहाँ पे जाके इसमें कोई भी अकाउंट से ऐसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप देख लेना बाद में, ऐसे लॉगिन करके सिंपल है, गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा, 5 लाख का बैलेंस आ जाएगा वो अकाउंट में, और आप वहां पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस होने के बाद में फिर आप लाइव अकाउंट में कर सकते हो। पर जिनको लाइव अकाउंट में ही करना है, क्योंकि वो पेपर ट्रेडिंग में मजा नहीं आता, तो करो पर छोटे अमाउंट से करो, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़े तो खुद से ही अमाउंट बढ़ाओ, ठीक है। और कुछ डाउट आ रहे तो आप क्लियर करके लो। हाँ हाँ, नहीं ऑलरेडी लिया, हाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, पर ट्रेलिंग नहीं लगा सकते उसको। हाँ Thank स्टॉप you, लॉस। sir. और सबसे अच्छा ये 1 साल तक ट्रेल लगा के छोड़ सकते हैं हम उसके पीछे। तो शेयर मार्केट में बड़े लॉसेस होते ही क्यों है लोगों को, क्योंकि वो प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते, सिस्टम नहीं फॉलो करते, नहीं तो किसी को बड़ा लॉस होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, आपने 5 ट्रेड खरीदे ऊपर जाने वाले, आपको लगातार जाएंगे ऊपर, 200 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिए ट्रेल लगा के, 5 में से 1-2 तो ऊपर जाएंगे, बाकी के 200 हिट करेंगे नीचे स्टॉप लॉस, और जो रॉकेट चल गया वो पैसा बना रहा है आपका, और उसको जाने तो जब तक जाना है तब तक ट्रेल छोड़ के, ठीक है। और कभी हो नए शेयर्स हम खरीद रहे हैं, हाँ हाँ, उसी के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस या ट्रेड सब लगा सकते हैं। एग्जिस्टिंग के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग के नहीं, खरीदते टाइम जीटीडी के थ्रू होना चाहिए, एग्जिस्टिंग वाला जीटीडी के थ्रू हुआ ही नहीं। हाँ, जीटीडी के थ्रू ही होना चाहिए, वो तभी ऑर्डर लगता है। एक साथ बंच में तीनों ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर टाइप है, वो उसके थ्रू लगाएंगे तो ही तीनों ऑर्डर एक साथ लगेंगे। बाद में लगाना है तो लगा सकते हैं, पर बाद में सिर्फ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ट्रेल नहीं लगा सकते। वो कैसे लगाएंगे, सिंगल स्टॉप लॉस, आप जाओगे बाय पे, पहले बाय करके रखोगे, फिर सेल पे जाओगे स्टॉप लॉस लगाते टाइम, सेल, क्योंकि ऐसे हो जाए तो सेल हो जाए, इसके नीचे निकलने लगा तो। और आप सेल पे जाके ये लिमिट मार्केट कर रहे हो ना, लिमिट, और इसमें डाल रहे हो करंट रेट, तो करंट रेट पे सेल करेगा। नीचे का रेट डाला तो भी सेल करेगा करंट रेट पे। ये नहीं लगाना है, ये 2 ऑप्शन यूज करने हैं, एस एल लिमिट, एस एल मार्केट। ये एस एल मार्केट यूज करो, एस एल मार्केट में जाओ और यहाँ पे लगा दो स्टॉप लॉस। ये 327 है तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 300 का या 320 का, 7 रुपए नीचे। ऊपर कितना भी जाएगा, नीचे 320 के नीचे चलने लगा, सेल हो जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। पर दूसरी बात, ये सिर्फ एक दिन को ही वैलिड है, हर दिन लगाते रहना पड़ेगा। जीटीटी ही यूज करना पड़ेगा 1 साल वाला चाहिए तो। बाकी ये आज नहीं हिट हो गया, हाँ आज नहीं हिट हो गया, 3.5 बाद क्लोज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, कल फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ट है जीटीटी के साथ ट्रेड करना है आपको, जीटीटी के साथ ये तीनों सब लगाने हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है। तो शेयर मार्केट में इतना इजी है तो लोग बड़े बड़े लॉसेस क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी शेयर भागने ही वाला है ऊपर, तो हम उसको स्टॉप लॉस लगाओ पर दूर का लगाओ। किसी को लग रहा है ना, अगर मैंने शेयर सपोज 500 का खरीदा है तो आप उसको 400 का स्टॉप लॉस लगा के रखो, वो जाएगा तो नहीं 400, या 450 का लगा के रखो, नहीं तो छोटा लगाओगे तो क्या होगा, वो हिट ही हो जाएगा, आता है नीचे, हिट हो जाएगा। हाँ, तो स्विंग ट्रेडिंग जिनको करना है ना, कि शॉर्ट टर्म में मेरे पैसे है, मेरा रेंट का पैसा है, वो मैंने लगा रहा हूँ 30,000 इसमें, तो वो क्या होगा, स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि रेंट का पैसा लगा दिया और वो शेयर ज़्यादा नीचे गया, 30,000 के रह गए 10,000, तो वो मिलेंगे बाद में, पर 6 महीना वेट करना पड़ेगा, पर रेंट तो ये महीने भरना है ना। पर दूसरे दूसरे का लॉजिक है, मेरे पास 1 साल का टाइम है, उसने बिना स्टॉप लॉस लगा के भी छोड़ दिया तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 महीने नीचे गया, उसके पास फिर से 6 महीना टाइम है ऊपर आने तक रुकने के लिए। तो आपका टाइम फ्रेम क्या है वो डिसाइड होना चाहिए उस पर। अगर 1 महीने के अंदर का पैसा चाहिए तो स्टॉप विदाउट स्टॉप लॉस करो ही मत, ठीक है। छोटा लॉस लेके भले ही क्या होगा, आपका 30,000 में से 200 चले गए, 500 गए, आपका 29,500 बचा है, उसमें जेब के 500 डाल के रेंट भर सकते हो, ठीक है। तो वो लॉजिक है उसके पीछे, नहीं तो क्या होता है फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे अर्जेंट वाले पैसे लगा के लॉसेस करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और बोलते डिलीवरी का शेयर है तो क्यों स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि मेरा दोस्त भी तो कर रहा है। पर वो दोस्त का 1 साल का टाइम फ्रेम है, तुम्हारा 1 महीने का है। 1 महीने में करेक्शन हो गया, मार्केट तो चला गया नीचे, तुम्हें 1 महीने बाद पैसे निकालने तो आधा ही पैसा मिलेगा अगर आधा शेयर खराब नीचे गया तो, ठीक है। तो वो चीज़ें समझ के ही आपको ट्रेड करना है। तो ट्रेड दोस्त कर रहा है इसलिए वो लॉजिक आपका नहीं हो सकता, आपके लॉजिक आपके बेसिस पे डेवलप करो। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मेरा किस टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, मैं कितने टाइम में कितना पैसा चाहिए, मेरा फ्यूचर ऑप्शन है या डिलीवरी है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे और आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो ये सोच के, क्योंकि वो डिलीवरी वो रुक सकता है, आपका आज के आज निकलना है, नीचे गया तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम बेचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है ट्रेडिंग में, ठीक है। इन्वेस्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, 2 साल बाद अगर लगाना है तो छोड़ दो शेयर लगा के, ठीक है। पर इन्वेस्टिंग में भी लगाओगे तो भी अच्छा है, क्यों मैं बताता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक, देश का एसबीआई से भी पहले सबसे पहला गवर्नमेंट बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। नीरव मोदी का डायमंड का फ्रॉड हुआ था, आपको याद रहेगा, शेयर चला गया था 300 274 पे, नीरव मोदी का फ्रॉड आ गया, शेयर घट गया 78 रुपीज़ पे, और घट गया 31 रुपीज़ पे। आज भी गवर्नमेंट बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, सबसे बड़ा बैंक है, पहला गवर्नमेंट बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। शेयर कितने में था, 274 पे, और ये पता नहीं आपको नीरव मोदी क्या हो गया, कुछ हो गया, आप देख ही नहीं रहे, तो ये 31 पे गया। पर आपका वही जीटीटी के थ्रू स्टॉप लॉस था, 274 का 200 का स्टॉप लॉस लगाया था, यही कहीं आप बेच के निकल जाते। तो शेयर मार्केट में कोई फ्रॉड हो गया तो शेयर जोर से गिरेगा तो स्टॉप लॉस लगा दो, दूर का लगा दो पर लगा दो, ठीक है। बड़ा पैसा नहीं जाएगा आपका, ठीक है, छोटा ही जाएगा, और अगर उसमें इश्यू ही नहीं है तो वो बड़ा गिरने ही वाला नहीं है, क्वालिटी वाला शेयर बड़ा गिरता ही नहीं है। तो इसलिए स्टॉप लॉस आपको आपको लग रहा है कि ये 200 का अगर मैं लगाऊं और 70 का स्टॉप लॉस लगाऊं, वो शेयर में अगर पोटेंशियल है तो उसको 270 से 200 आना ही नहीं चाहिए, और आ गया तो पोटेंशियल नहीं, अच्छा हो गया, बिक गया, वो पैसा मैं दूसरे में लगा के पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। मतलब गिरते टाइम ये छुरा है ऊपर फेंका हुआ, इसको पकड़ने जाओगे तो हाथी ये हो जाएगा कट, तो इसको नहीं पकड़ना है गिरते टाइम में। कोई भी शेयर नीचे जा रहा है तो उसका पीछा मत करो, बाय 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 करते जाओगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेगा। वो जब स्टेबल हो गया और ऊपर जा रहा है तब उसमें पैसा लगाना चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए इनिशियल स्टेज पे एग्जैक्टली ग्रो हाँ, हो गया तो नहीं लगाना। ग्रो हो गया तो नहीं लगाने का। और दूसरी चीज, आपने 5 स्टॉक्स लिए है, 5 में से 2 चल रहे ऊपर, 3 नीचे जा रहे, तो मैंने पहले भी बताया, आप क्या करते हो, 2 का प्रॉफिट निकालने को देखते हो, आपको वो नहीं करना है। आपको जो नीचे 3 जा रहे हैं उसको बेचो, 100 रुपए का लॉस ले लो, वो पैसा लेके आओ, ऊपर 2 को दे दो, उनको और स्पीड से बढ़ाने दो, ठीक है। तो वैसे करने पर हम गलतियां यहाँ करते हैं, हम नीचे जाने वालों को बोलते हैं बाद में आएगा ऊपर तब निकालेंगे, अभी ये दे रहा है ना, ये कहीं लॉस में ना जाए, इसको पहले काट ले, तो उसका लेते 500 500 प्रॉफिट 1000, और बाद में वो 1000 का दिखता है, अरे नहीं काटे होते तो 5000 मिल जाता, और उल्टा ये नीचे गए ये तो 5000, और इनको काटा होता तो 200 रुपए का लॉस हो जाता। हाँ, तो विनिंग ट्रेड को हमेशा ऊपर जाने देना है, लूजिंग ट्रेड को काटना है, और नहीं काटे तो बाकी लोग जैसे बोल रहे हैं मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया, वही आपके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो विनिंग ट्रेड को ऊपर जाने देना है, लूजिंग ट्रेड को काट देना है। उसको खरीदेंगे जब वो ऊपर आना चाहे चलेगा तभी उसको खरीदेंगे, और ये चार्ट वगैरह एनालिसिस के थ्रू समझता है, लेवल टूटा, सपोर्ट टूटा है, रेजिस्टेंस टूटा है, सपोर्ट टूटा है आपको पता है, फिर भी आप उसमें रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, वो आएगा नीचे, और 1 महीना नीचे जाएगा, लॉस दिखेगा, अगले महीने में ऊपर आ जाएगा, 2 महीने चले गए, और वही काट देते तो वो 2 महीने में 2 बार बाय सेल करके दूसरे शेयर में 4-1 हजार रुपए कमाए रहते आपने, ठीक है। तो चलेगा, अभी क्वेरी सेशन 5 मिनट में लेते हैं, फिर आज का सेशन हम क्लोज करेंगे यहाँ पे।
तो समझ रहा है सबको, बेसिक समझा? कुछ क्वेरी है अभी उसके ऊपर तो आप पूछ सकते हो। यस तेजस्विनी मैम। हॅलो हाँ यस, बोलिए मैम। सर, मला जे आपले ह्या वीकमध्ये अनालिसिसवरचे जे व्हिडिओ झालेत ना ते हाँ 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 हाँ, बोलो। ग्रुपवर नाहीत आहेत ते, मला तुम्ही त्याच्यावर पाठवता ना म्हणजे. ओके, आई थिंक एक दिन का रह गया है, शायद एक ही दिन का रह गया है। तो आप 9:30 का जो बैच है ना उसके वीडियो देख लो आप ग्रुप पे, ठीक है मैम। एक ही दिन का बचा है, कल का और आज का ही अपलोड हो जाएगा थोड़े टाइम में। वो एडिटिंग के लिए थोड़ा पेंडिंग था, तो वो आज हो जाएगा। तो आप 9:30 के बैच के देखो, अगर एनालिसिस पार्ट चाहिए आपको उसके लिए, और बेसिक चाहिए तो आप हाँ 10:30 वाला बैच का देख लीजिए, ठीक है। तो हमने ये कवर कर दिया है यहाँ तक, जो हमने बैच में देखा है कि क्या क्या हमने देखा है, कैसे तो बे मार्केट क्यों चलता है, इंडेक्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट में ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये चार्ट कैसे दिखता है, शेयर ऐड कैसे करते हैं नाम शेयर का, ठीक है। उसमें ये जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, बाय सेल कैसे किया जाता है, वो हमने यहाँ पे समझ लिया। यस, अभी कुछ क्वेरी सेशन है तो पूछ लो। आगे का पार्ट हम आगे धीरे धीरे करते, हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, मार्केट भी समझेंगे और शेयर एनालिसिस के लिए कौन से वेबसाइट है, हमें और छोटे वाले शेयर कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, चार्ट कैसे देखना है, बाय सेल कैसे समझना है, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, फिर स्ट्रेटेजीज, फिर फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, बहुत वास्ट में है आगे डिटेल्स में। तो ये बेसिक हमने देखा यहाँ पे। हाँ यस सर, ओके। होमवर्क के लिए आप क्या कर सकते हो, बेस्ट है कि होमवर्क के लिए मतलब आप अगले एक सेशन में हम पूछ सकते हैं कि ये नॉर्मल इन निफ्टी का इंडेक्स मतलब, हाँ चलेगा। वो आप अपना कैसे बीच बीच में सर्वे आता है ग्रुप पे, तो आज असाइनमेंट सबमिट कर देता हूँ मैं, गूगल सर्वे आएगा फॉर्म, गूगल फॉर्म। तो आपको वहां पे आपका जो है नाम डालना है, पहले मोबाइल नंबर वगैरह जरूरत नहीं है, आपका नाम डालना है। ये डिस्क्लोज नहीं होगा कि इसको इतने मार्क है, इसको इतना है, ऐसे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस रहेंगे उसके ऊपर, जो अभी तक हमने देखा है बेसिक। तो 20 क्वेश्चंस के आपको सबमिट करने हैं ये, तो उसके ऊपर आपको पता चलेगा क्या करेक्ट है क्या नहीं। तो वो सर्वे होने के बाद में नेक्स्ट डे हम कल इसको पब्लिश करेंगे आंसर के साथ में कि क्या है उसके आंसर्स। तो आप ही देखो मैंने क्या गलत किया था, क्या सही है, तो वो रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा। पर सर्वे जरूर दे दो, देने से सब नए हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब अगर 20 मार्क है तो उसमें 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है। पर आप उससे अच्छा करोगे, पर किसी को 1-2 ही करेक्ट आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग सीख रहे हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा नॉलेज और आपका लॉजिक। जैसे क्वेश्चंस रहेगा कि सेंसेक्स जो है वो किसका इंडेक्स है, ऑप्शंस रहेगा एनएससी सेंसेक्स, तो आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो वहाँ से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से क्या क्या चीज़ें होगी, उसमें आंसर रहेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे, कंपनी को फंड मिलेगा, और नीचे रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो बेसिक अभी तक कवर किया है। जीटीटी ऑर्डर के थ्रू डिलीवरी में बाय करेंगे तो ऑर्डर कितने टाइम वैलिड रहेगा, ठीक है। इंट्राडे के थ्रू बाय करेंगे तो कितना टाइम वैलिड रहेगा आपका। तो नॉर्मल जो अभी तक देखा उस पर हम एक सर्वे दे देंगे फॉर्म, वो आप नाम ऊपर सबमिट करके आपका दे दीजिए, और बाद में आंसर शीट जब आएगा तब चेक भी कीजिए और आपको समझ में आएगा। और उस क्वेश्चंस पे भी किसी को क्लियर नहीं है कि ये ऐसे कैसे जीटीडी पे एक डे कैसे इंट्राडे के लिए, वो फिर क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो ये पार्ट तक का अगर वो कवर हो जाएगा, अगले पार्ट का फिर कुछ सेशन होने के बाद उस पर भी एक टेस्ट हम ये करेंगे, तो वो पार्ट का सब क्वेश्चन आंसर उसमें डालेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, आगे चल के भी कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको सब पता है शेयर मार्केट का, और कोई एग्जाम किसी को बेसिक वाले देने वो भी दे सकते हैं। और सर्टिफिकेट के लिए आगे कोर्स होने के बाद अगर किसी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी मैं सपोर्ट करूंगा कि आपको कैसे एनरोल करना है। एक छोटा सा फी रहता है एनएससी का, वो भर के हम वो अप्लाई करेंगे और उसमें भी गाइड करेंगे कि कैसे करना है। तो सभी क्लाइंट के एनएससी सर्टिफाइड ये हो जाएगा कि हमने कोर्सेज किया है, ठीक है। तो वो भी करेंगे, अपने एकेडमी का तो रहेगा ही, पर आपको वो एनएससी का भी मिलेगा, वो कहीं जॉब में भी काम आ जाएगा किसी को अगर जॉब करना है ये फील्ड में उसके लिए, ठीक है। तो वो प्रॉपरली आप देते जाइए, ठीक है, चलेगा, ठीक है। यस, हॅलो कुछ क्वेरी है? सर. हाँ हाँ हॅलो हाँ, बोला सर, सोनाली, आता सोनल बजेट येणार आहे तर त्यासाठी एखादं सेशन घ्या ना, म्हणजे कुठे मैम। कुठे बाईंग चलेगा। अपॉर्च्युनिटी. एक्चुअली ये इंटरिम बजट में कुछ भी मार्केट में इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले से अगर गवर्नमेंट वो जे नहीं आता तो बदल जाता,
पर फिर भी हम स्टॉक स्पेसिफिक निकालेंगे, कौन से स्टॉक से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर किसानों को मिल सकता है। पर इन्होंने पहले ही 3 महीने पहले जो बजट हुआ था फरवरी में उसमें ही हाँ दिया था, तो वो बजट सेम ही रहने वाला है। तो जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में हाई की, वो जब जिस साल 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है ना, वो बजट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगले साल का जब बजट आएगा उसमें बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो स्टेबल गवर्नमेंट है, एक ही बार बोल देगा वही पूरा साल चलेगा। पर अभी क्या हो गया, इन्होंने 3 महीने का ही बोला था पिछले बजट में, अभी ये बचे हुए महीने का बोलेंगे। पर ये इनकी गवर्नमेंट थी तो ये क्या बोलेंगे, पिछली बार जो बोला था वही सब रहेगा। तो मार्केट को क्या इम्पैक्ट है, कुछ भी नहीं। ये छोटा मोटा चेंजेस करेंगे, तो वो एक्सपेक्ट मत करो बड़ा तेजी होगा मार्केट में या बड़ा कुछ होगा ऐसे। उल्टा मार्केट में मंदी भी हो सकता है। इन्होंने कुछ टैक्स के लिए, अभी इनका तो सेटल हो गया, इलेक्शन में काम हो गया। अभी तो इलेक्शन के लिए इन्होंने अच्छा ही बोला था पहले बजट में, अभी बोल दिया कि हाँ टैक्स बढ़ा दिया, तो वो मार्केट को खराब लगा तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं। शायद इनकम हाँ, टैक्स पे बहुत हेवी रिबेट देने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ है। ओके ओके। हाँ इनकम वो टैक्स का स्लैब्स में जो है ना बहुत राइट, रेवोल्यूशनरी चेंजेस होने वाला है। ओके सो आई थिंक सो। राइट। तो वो हो गया तो मार्केट बढ़ेगा ही, वो एक्सपेक्टेड है ही कैसे, क्योंकि मतलब टैक्सेस बहुत कम इनकम वालों को भी टैक्सेस लग रहे हैं ज़्यादा। और आजकल जिस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, इनकम बढ़ गई है, तो टैक्स स्लैब काफ़ी टाइम से उसके आसपास ही रखे हैं, तो टैक्स तो लग ही रहे हैं। ठीक है, और बिजनेसमैन को तो इतने डिडक्शन रखे हैं कि उनको टैक्स नहीं लग रहा है 1 करोड़ कमा के भी। तो वो पॉइंट रेज हो रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो उस पर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो एक्सपेक्टेड करेक्ट। है वो। तो मार्केट में वो हो गया तो शेयरों में थोड़ा बढ़त आ जाएगा, मार्केट अच्छा होगा, जो सभी शेयर बढ़ेंगे निफ्टी के। तो फिर हम वो भी स्टॉक स्पेसिफिक निकालेंगे, उसमें नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लास्ट दूसरा एक पॉइंट है, अभी ग्रुप पे आपको एक इवेंट का आया रहेगा आज के दिन, खराड़ी में एक इवेंट है अपना, उसमें फंड मैनेजर रहता है, क्योंकि अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है हम। तो फंड मैनेजर के कुछ सेशंस रहते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, तो हमने वो सेशन अरेंज किया है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो वहाँ पे ब्लू बर्ड्स होटल है, उसमें वो सेशन होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ग्रुप पे आया रहेगा सब, 6:30 बजे सेशन है। तो जिनको जिनको पॉसिबल है आप आ सकते हैं, विद फैमिली आया तो भी चलेगा। ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपके पहचान वालों को भी लेके आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आ सकते हैं वो सेशंस के लिए। उसमें क्या रहेगा कि शेयर मार्केट अभी कैसे है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका पैसा कहाँ पे ज़्यादा बढ़ सकता है, कहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हो, शेयर मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उस पर वो सेशन होने वाला है। और उस पर कोई भी आपको फोर्स नहीं है या ना प्रोडक्ट सेलिंग है कि आप आओ, तो अभी आए हो तो ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये मतलब है ऐसे कुछ स्कीम है वगैरह, कुछ नहीं रहेगा। ये नॉलेज पर्पस के लिए है। तो आप आना है, आपको सेशन अटेंड करना है, और उसके बाद में कोई आपको ऐसे प्रेशर नहीं है कि ये कुछ इनरोलमेंट वगैरह करना है उसके लिए। ठीक है, चलेगा। तो ये सेशंस है नॉलेज पर्पज के लिए, वहाँ पे विद डिनर भी रहेगा उसके सेशंस के बाद में। वो लगभग अपना 7:30 से 6:30 से लेके 7:30 7:45 तक सेशंस रहेंगे फंड मैनेजर्स के। उसके बाद में जो है डिनर रहेगा, वो सबके लिए फ्री रहेगा। तो विद फैमिली यू आर इनवाइटेड फ्रॉम इक्विटी इंटेलिजेंट शेयर मार्केट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वो ग्रुप पे आएगा, मैं अगेन फिर से एक बार ग्रुप पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, और जिनको नहीं आया है, कुछ मिला नहीं है, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको वो डेटा मैं भेज दूंगा। आज के दिन खराड़ी में वो होटल है झेंसर के पास, वहाँ पे। ठीक है, चलेगा। तो वो सेशंस पे ट्राई कीजिए कि आपको टाइम है तो आप अटेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट सेशंस रहेगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको वहाँ पे। ठीक है, चलेगा। फिर सेशंस हम क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फिर। सेशन कब है अभी सर? कल के दिन छुट्टी रहेगा मंडे का, ट्यूसडे को नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू। 10:30। यस, ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।